तो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार। एट द आउटसेट हमने आज का जो ये विषय रखा हुआ है, मैनेजिंग बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। आई होप आप सबको मेरा आवाज आ रहा है क्लियर। अगर कुछ इस केस में इशू है तो प्लीज लेट मी नो, सो दैट ऑडियो रिलेटेड कुछ इशू है तो हम पहले उसको सॉर्ट आउट वहां पे कर ले। यस, आवाज आपको वहां पे जो है आ रहा है सबको। तो जैसे मैंने कहा एट द आउटसेट, सबसे पहले मैं हमारे मित्र एडवोकेट सचिन जी सारडा, गोविंद जी गोयल और कालिका स्टील का जो है बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी वजह से जो है इस तरह का इंटरैक्शन अलग अलग लोगों से एक महत्वपूर्ण विषय पर यहाँ पे जो है आपने वो मौका दिया, या उस तरह की जो है एक अपॉर्चुनिटी आपने यहाँ पे प्रोवाइड की। इसकी वजह से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस विषय के बारे में हम देखें, मैनेजिंग द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया, बड़ा वेग, बड़ा जनरल और बड़ा महत्वपूर्ण ऐसा विषय है। बट इस विषय को जनरलाइज्ड तरीके से टच करने के बजाय मुझे लगता है ये विषय हमने क्यों वहां पे चूज किया, इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है। हम में से हर एक व्यक्ति की जो है एक जिज्ञासा, या जिसे हम कह सकते हैं क्यूरियोसिटी, एंथुजियाज्म है कि एग्जैक्टली चाइना के बारे में क्या हो रहा है। बहुत लोगों के बारे में जो है ये मन में प्रश्न उनके आता है, और बहुत लोग पूछते भी है कि हमारे भारत का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा खतरा, सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा दुश्मन कौन? पाकिस्तान, चाइना या और कोई? तो ये जो बेसिक प्रश्न हमारे मन में है और उसका सिक्योरिटी से जो संबंध है, इसके बारे में जो है जनरलाइज्ड हम आज चर्चा वहां पे करेंगे। बट हमारा मुख्य फोकस जो रहेगा वो अभी का जो इंडो चाइना और उससे संबंधित जो सारे इश्यूज डेवलप हो रहे हैं पास्ट से लेके प्रेजेंट तक, और शायद आगे हम वहां पे जो है क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा वहां पे करेंगे। बट इस सारे विषय के बारे में चर्चा करने से पहले, जैसे मैंने कहा, ये विषय है जो जनरलाइज्ड विषय यहाँ पे है। आपके मन में इस विषय के बारे में जो भी कोई प्रश्न है, फ्री फ्रैंकली आप यहाँ पे टाइप करके आपके मन में जो प्रश्न है वो प्रश्न यहाँ पे रख सकते हो। मेरे बताने के फ्लो में जो जो आपके रिलीवेंट क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस मैं वहीं पे ले लूंगा, और फिर आपके मन में के जो प्रश्न बचते हैं या मैंने जो कवर किए हुए क्वेश्चन नहीं है वो क्वेश्चन हम एंड में भी ले सकते हैं। बट मेरा सजेशन है, आपके मन में कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस है तो आप टाइप भी कर सकते हो, सो दैट ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ डिस्कशन जो जो चीजें हैं उसको हम वहां पे कवर भी कर पाए, एंड एट द एंड आल्सो वी विल टेक सम क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम ये सारा डिस्कशन वहां पे रखेंगे। और जैसे मुझे कहा गया है कि द प्रेफर्ड लैंग्वेज वुड बी हिंदी, तो ज्यादा से ज्यादा जो है हम हिंदी में यहाँ पे वार्तालाप करने की वहां पे कोशिश करेंगे। अब मैनेजिंग द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया अगर हम देखें तो बॉर्डर मैनेजमेंट इटसेल्फ ये बहुत बड़ा विषय वहां पे है। और बॉर्डर मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी नहीं होती है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो बॉर्डर मैनेजमेंट से संबंधित हमें जैसे पता है कि भारत की लैंड बाउंड्रीज 7 देशों के साथ है। आई रिपीट, 7 देशों के साथ। कोई बोलता है 6 देशों के साथ, मैं कहता हूं भारत के लैंड बाउंड्रीज 7 देशों के साथ है। और भारत के कोस्टल बाउंड्रीज भी, सागरी सीमाएं भी जो है वो 7 देशों के साथ है। अब भारत के लैंड बाउंड्रीज 7 देशों के साथ कौन से? जैसे हमें पता है बांग्लादेश है, चाइना है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, और एक महत्वपूर्ण जो हम म्यांमार, उसको भी हमने लेना है। और एक महत्वपूर्ण, ये 6 हो गए, एक महत्वपूर्ण देश जिसको बहुत सारे लोग हमारे मैप को देखते हुए कहते हैं कि वो भारत का नेबरिंग स्टेट या नेबरिंग नेशन नहीं है, एंड दैट इज अफगानिस्तान। मैं इसलिए कह रहा हूं, कुछ महीने पहले एक जगह पर आई वाज द स्पीकर, और एक बड़ा फंक्शन था जर्नलिज्म कॉलेज में, वहां पे था, और वो विषय जो था दैट वाज रिलेटेड विद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट एंड एनआरसी। 4 मुख्य वक्ता थे जिसमें से मैं एक था, और बाकी जो 3 लोग थे अलग अलग वृत्तपत्र के जो है वो वहां पे एडिटर थे। लोकमत के एक पुराने एडिटर, उसके साथ ही साधना नाम का एक पुणे से चलने वाला एक बड़ा महत्वपूर्ण ऐसा एक वृत्तपत्र है, उसके उपसंपादक वहां पे थे, और नॉर्थ ईस्ट में काम करने वाले एक जो है इंपॉर्टेंट डेप्यूटी एडिटर वो वहां पे थे, और चौथा मैं। ऐसे 4 लोग हम थे। सीएए एनआरसी कंट्रोवर्सी से संबंधित विषय था। अलग अलग चीजों से संबंधित हायर लेवल का इंटेलेक्चुअल डिस्कशन वहां पे हुआ। और
थोड़ी सी चीज ऐसी है कि इंटेलेक्चुअल डिस्कशन यानी यूजुअली ऐसा रहता है कि सरकार को गाली देना, सरकार को पिन पॉइंट करना, क्रिटिसिज्म करना, यानी उसमें जो है आजकल हम मानते हैं इंटेलेक्चुअलिज्म है, उसमें कुछ गलत भी नहीं है। अगर कुछ गलतियां हैं तो उसको पॉइंट आउट करना, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। तो ये तीनों वक्ताओं के जो है वहां पे भाषण हुए, अच्छे मुद्दे वहां पे उन्होंने वहां पे रखे, बट एज एक्सपेक्टेड पूरी तरीके से जो है, मैं एनआरसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, सीएए को भी जो है उन्होंने पूरी तरीके से वहां पे जोर शोर से वहां पे विरोध किया। और उसके बाद में मेरा वहां पे कहना था, और सीएए के बारे में उसको मुद्दों के आधार पर जाते हुए पर्सनली मेरा जो व्यू है, जो अब तक आया हुआ है ओपन फोरम में, तो मैंने सीएए को वहां पे सपोर्ट किया कि वॉट एवर डिसीजन हैज बीन टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज नॉट एब्सोल्युटली रॉन्ग, देयर आर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। और ये सारी चर्चा चलते वक्त एक मुद्दा वहां पे एक वक्ता ने वहां पे रखा कि आप गलत बात कर रहे हो, देखो कितनी खामियां हैं। अगर यहाँ पे सीएए की बात अगर हम करेंगे तो वहां पे अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, ये तीन देशों में से आने वाले जो नागरिक है उनको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार जो है भारत का नागरिकत्व मिलेगा। वो सारी चर्चा चल रही थी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का समझ सकते हैं, वेयर इज अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का भारत से लेना देना ही क्या है, उसकी बाउंड्रीज कहां पे है, जरा मैप को देखो। तब मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि जरूर मैप को देखो, मैं हिंदुस्तानी हूं, भारतीय हूं, और एक भारतीय बोल के जो है बड़े गर्व से मैं कहता हूं कि मेरे बाउंड्रीज अफगानिस्तान से है। अगर आप पाकिस्तान के या चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर नाम की कोई चीज है, और वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की वजह से आप मानते हो कि अफगानिस्तान की बाउंड्री पाकिस्तान से है, भारत से नहीं है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इज वेरी मच द पार्ट ऑफ इंडिया। आज नहीं तो कल जो है वो फिर से भारत में सम्मिलित होगा, और उसके लिए ऑफिशियली हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का भी जो स्टैंड है उसके अनुसार भारत की सीमाएं अफगानिस्तान के साथ भी है। तो 7 देशों के साथ हमारे लैंड बाउंड्रीज है और 7 देशों के साथ हमारे कोस्टल बाउंड्रीज है। और जब हम बॉर्डर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वहां पे सिर्फ फौज का रोल नहीं होता है, वहां पे रोल होता है उसके साथ ही सो कॉल्ड, हम जिसे पैरामिलिट्री सर्विसेज कहते हैं, या हम जिसे आज सीएपीएफ, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, यानी आईटीबीपी, इंडो तिबेटन बॉर्डर पुलिस हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, इसे हम कहते हैं सीएपीएफ। तो इन सीएपीएफ का एक महत्वपूर्ण रोल है नॉर्मल कंडीशंस में, पीस कंडीशंस में, वहां पे भारत के बाउंड्रीज को सिक्योर करना। यह मुद्दा मैं क्यों कह रहा हूं शुरुआत में, इसलिए कि हमारे एक मित्र है, कुछ दिन पहले ये सारी चर्चा चली, 16 बिहार रेजिमेंट का इंसिडेंस वहां पे हुआ, जिसमें जो है अनफॉर्चुनेटली हमारे 20 से ज्यादा जवान जो है वहां पे शहीद हो गए। हमने जो है चाइनीज को भी मारा, अच्छी तरीके से वहां पे मारा, बट ये सारा जो इंसिडेंस वहां पे हुआ, तब चर्चा में एक मुद्दा आया कि हमारे जो जवान थे उन्होंने जो है गन्स क्यों लेके नहीं गए, वहां पे जो है वो राइफल्स क्यों लेके गए नहीं गए, वहां पे जो है उन्होंने फायरिंग वहां पे नहीं की। चर्चा में आया कि वहां पे अलग अलग एग्रीमेंट थे, एग्रीमेंट की वजह से हम ये सारा कर नहीं सकते थे। तो हमारे एक मित्र ने कहा, हमेशा जो है आप लोगों को जो है एक आदत पड़ी हुई है कि कुछ भी गलत हो गया तो जो है नरेंद्र मोदी को नाम रखना है, वहां पे जो है गवर्नमेंट को वहां पे नाम रखना है। इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ ओनली क्रिटिसाइजिंग पॉलिटिकल सर्कल्स, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी या सरकार को नाम रखना नहीं है, बट 1949 से लेके अब तक अगर हम चाइना की पॉलिसी वहां पे देखें तो चाइना की पॉलिसी हमारी गलत हुई है, और इसकी वजह से ये पॉलिसी कौन डिसाइड करता है, ब्यूरोक्रेसी, उनको कौन डायरेक्ट करता है, पॉलिटिशियंस, इसकी वजह से पॉलिटिशियंस की गलती है। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा, पॉलिसी के अनुसार, धोरण के अनुसार वहां पे एग्रीमेंट्स तो वहां पे किए गए हैं, बट हम लोगों को जो है ये बात बड़ी क्लियरली समझना जरूरी है, जो सामान्य जनता को, सिविलियंस को पता नहीं। हम मानते हैं कि आर्मी का काम क्या है, वहां पे बॉर्डर पे खड़ा होना, आर्मी का काम है वहां पे जो है बंदूक तान के खड़ा होना। यू आर रॉन्ग। अगर प्राइमरी ड्यूटी आर्म्ड फोर्सेस की, जब मैं आर्म फोर्सेस की बात कर रहा हूं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, प्राइमरी ड्यूटी ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इज प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट। बाह्य आक्रमण जो है बाहर के देश से या बाहरी जो आक्रमण है, अगर वो आक्रमण होता है तो उससे भारत की सुरक्षा करना, ये जो है आर्म्ड फोर्सेस का काम है। बाउंड्री को जो है नॉर्मल टाइम में सिक्योर करना, दैट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और इसके लिए नॉर्मल टाइम्स में ये ड्यूटी हमने किसको दी हुई है, सीएपीएफ में दी हुई है, उन्होंने ये काम करना अपेक्षित है। बट अनफॉर्चुनेटली ये हमारा जो है एक तरह से दुर्भाग्य हमने करना चाहिए कि पिछले कुछ दशकों से हमारे सरकार की गलत नीतियों की वजह से, वो जम्मू एंड कश्मीर का टेररिज्म प्रॉब्लम हो या
कुछ बाउंड्रीज में जो है हमारी सीमाओं पर जो है हमारे आर्म्ड फोर्सेस को वहां पे 24/7 लगाना हो। ये किसने किया हुआ है? ये सरकार ने किया हुआ है। ये प्राइमरी ड्यूटी आर्मी का है क्या? नहीं है। और वहां पे लगाने की वजह से आपने अलग अलग एग्रीमेंट के अनुसार वहां पे आपने कहा कि फौज आपने गोली नहीं चलाना है, फौज आपने ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग अलग है। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन अलग अलग है, बट वहां पे हमेशा के लिए आपने वहां पे फौज को लगाना चाहिए क्या? द आंसर इज नो। वो ड्यूटी जो है किसी और की है। फौज इज ऑलवेज ट्रेन्ड टू किल। ट्रेनिंग में जो है वहां पे डंडा लेके पुलिस जैसा ये नहीं सिखाया जाता कि चलो भागो 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 चुपचाप बैठो। नो, फौज इज ओनली ट्रेन्ड टू किल। वहां पे उनसे एक्सपेक्ट करना कि वहां पे आप डंडा लेके जाओगे, वहां पे हाथ पीछे रखोगे और वहां पे जो है आप वहां की सिचुएशन टैकल करोगे, वी आर नॉट ट्रेन्ड फॉर दैट। हमारी फौज ट्रेंड नहीं है उसके लिए, हमारी सिखलाई ये नहीं कहती है। और ये ना कहते हुए भी पिछले कई सरकारों की मैं कहता हूं गलत पॉलिसीज की वजह से आपने जो है ये जो इंडो चाइना क्लैश वहां पे किया है और उसमें अनफॉर्चुनेटली ये सारा जो कॉम्प्लिकेशन वहां पे हुआ है, उस कॉम्प्लिकेशन के लिए सरकार की नीतियां गलत है। इसकी वजह से कहना है कि यार सरकार की तो कोई गलती नहीं, जो कुछ करना था फौज को करना था, आप वहां पे गलत हो गए तो जो है सरकार को क्यों आप टोक रहे हो, ये कारण है। आपकी पॉलिसीज, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की वजह से जो है ये सारा कैओस वहां पे हुआ है। सो बॉर्डर मैनेजमेंट इज अ बिगर इशू, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। बॉर्डर मैनेजमेंट में पिछले कुछ वर्षों में बड़े महत्वपूर्ण ऐसे निर्णय सरकार ने लिए हैं। एक इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे हम कहते हैं CIBMS, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। बॉर्डर का मतलब जैसे हमें पता है पाकिस्तान के साथ LOC है, कुछ देशों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री है और चाइना के साथ जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, LAC है। हम देखेंगे LAC, LOC ये सारी चीजें हम वहां पे देखेंगे। तो ये अगर हम बाउंड्रीज कंसीडर करते हैं तो उन बाउंड्रीज की रक्षा के लिए हमें यह समझना है कि हमने देश तो बना लिए, भारत पाकिस्तान बना लिया, भारत चाइना है, बाकी देशों के साथ भी हमारे बाउंड्रीज है, बट ये बाउंड्रीज यानी जो है कोई रास्ता नहीं है। अलग अलग जगह पर कई जगह पर जो है माउंटेन्स है, कई जगह पर जो है वैलीज है, कई जगह पर ऐसी जगह है कि जहां पे आप पहुंच भी नहीं सकते हो और वहां से ये सारी बाउंड्री वहां पे जा रही है। तो ये समझना कि हर एक जगह पे आपकी फौज या कोई व्यक्ति वहां पे जो है बंदूक तान के खड़ा रहेगा, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। इतने हजारों किलोमीटर की सीमाएं हैं, हर एक जगह पर आप यहां पे नहीं लगा सकते हो। तो फिर अलग अलग तरीकों से उसको सिक्योर करने की कोशिश की जाती है। कई जगह पे अब हमने जो है मॉडर्नाइज तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस सिस्टम हमने बनाई है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के माध्यम से अपार्ट फ्रॉम रडार्स वहां पे जो है थर्मल इमेजिंग रडार हमने लगाए हुए हैं, वहां पे हमने इलेक्ट्रॉनिक फेंसिंग वहां पे की हुई है, इंट्रूडर सिस्टम और उसके साथ ही अलार्म बजने वाली अलग अलग सारी तरीके किए हुए हैं। इन सारे तरीकों को जोड़ के जो सिस्टम है उसे हम कहते हैं CIBMS, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। 61 किलोमीटर ब्रह्मपुत्रा रिवर के अलोंग इंडो बांग्ला बॉर्डर पे जो है पिछले साल ही उसका 61 किलोमीटर का अनावरण हमारे जो है डिफेंस मिनिस्टर ने उस वक्त वहां पे किया था। तो भारत के तरीके से बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट चीजें चल रही है। अब हम मुख्य विषय पर आते हैं एंड दैट इज रिलेटेड विद द कंटेंशियस पॉइंट कि भारत का शत्रु या मान लो मुख्यतः सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाउंड्री मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना, पाकिस्तान, इसमें से बड़ा शत्रु कौन और उसको किस तरीके से जो है टैकल किया जाए। जैसे मैंने कहा सातों के सात जो नेशंस है उनके साथ हमारे अपने अपने इश्यूज है, बट वो इश्यूज उस लेवल तक नहीं पहुंचे कि अब जो है आगे कुछ पॉसिबल ही नहीं है। बट हमारे जो डियरेस्ट फ्रेंड है, एक तो जो है पाकिस्तान तो डियरेस्ट है ही है और अभी पिछले कुछ दिनों में एटलीस्ट लाइमलाइट में जो आया हुआ है दैट इज चाइना। तो फिर चाइना और पाकिस्तान के बारे में जो है मुख्यतः हम बात करेंगे और सामान्य लोगों के मन में जो प्रश्न है वो पहला प्रश्न मैं वहां पे रखता हूं कि जो है हमारा बड़ा शत्रु कौन, पाकिस्तान या चाइना। अब इस प्रश्न के पहले आने से पहले थोड़ा सा जो है इंटरनेशनल रिलेशनशिप और उसमें की कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ जो है ज्याला आपण मराठीमध्ये जिसे मराठी में हम कहते हैं गृहीतक या मान लो कुछ हाइपोथेसिस, कुछ प्रिंसिपल्स, उसके बारे में हम बात करेंगे। ऐसा कहा जाता है इंटरनेशनल रिलेशनशिप में देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड और एनिमी। कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता है, कोई परमानेंट जो है वहां पे शत्रु नहीं होता है। मैं एग्जांपल्स देके आपको कहता हूं। 1945 में पूरे विश्व ने देखा, कभी नहीं हुआ था उस तरह का वर्ल्ड वॉर 2 और उसमें
अमेरिका ने जो है जापान का हिरोशिमा नागासाकी वाला इंसिडेंट हुआ, न्यूक्लियर बम वहां पे फेंके गए, हजारों लोगों की मृत्यु हुई और आज तक हिरोशिमा नागासाकी जो है उसको भुगत रहा है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था कि जापान ने जो है अमेरिका के साथ बात भी नहीं करनी चाहिए थी। 1945 याद में रखो, 1945 का दुश्मन 2020 की अगर हम बात करते हैं तो G7 हो, G20 हो, जापान अमेरिका के साथ में बैठता है। जापान पूरे विश्व की अलग अलग जो आर्थिक नीतियां है अमेरिका के साथ में बैठ के जो है वहां पे डिसाइड करता है। जापान भारत के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, अमेरिका के साथ सामरिक, मिलिट्रीली, नेवल, हमारे नौदल से संबंधित महत्वपूर्ण करार क्वाड फोर्सेस के माध्यम से, क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग के फोर्सेस से जो है वहां पे वो करता है। तो वही जापान, जब हमने कहा था कि उस जापान ने या अमेरिका के साथ उसका झगड़ा हुआ 1945 में, वो जापान जो है बहुत सारे विषयों पर अमेरिका का आज दोस्त है। दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं, अमेरिका जिसने रशिया को टैकल करने के लिए अफगानिस्तान से तालिबान की निर्मित की, वो तालिबान जिसको अमेरिका ने इस्तेमाल किया रशिया के खिलाफ, वही तालिबान, वही अलकायदा एक दिन जो है अमेरिका के WTC पे वहां पे हमला करेगा और आज जो है वो अलकायदा, तालिबान अमेरिका का नंबर 1 का शत्रु बन जाएगा। किसने सोचा था ये सारा वहां पे होगा? चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना भी जो है, हमें पता है कि अलग अलग, हम चाइना के बारे में बात करेंगे तो उसी सारे बात में चाइना को भी अलग अलग इंटरनेशनल फोरम में हमने मदद की है, बट वही चाइना आज जो है हमारे ऊपर उलट रहा है। बांग्लादेश जिसकी निर्मित हमारी वजह से हुई, अगर हिंदुस्तान नहीं होता तो बांग्लादेश का जन्म ही नहीं होता। वो बांग्लादेश 2007 में भारत इंडो बांग्ला बॉर्डर पे जो है वहां पे एक तरह का तनाव वहां पे है और ऑफिशियली मैं 2007 की बात कर रहा हूं। आज 2020 में हम प्रश्न पूछ रहे हैं कि भारत का सबसे बड़ा शत्रु कौन, तो 2007 में ऑफिशियली भारत के उस वक्त के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस हंसराज अहीर, इन्होंने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया हुआ है कि इंडियाज बिगेस्ट एनिमी एज ऑन 2007 इज बांग्लादेश, नॉट पाकिस्तान। पाकिस्तान से भी ज्यादा बड़ा खतरा हमें बांग्लादेश से है। सो इन एग्जाम्पल से जो है, जो मुद्दा मैं यहां पे रखना चाहता हूं कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता है, कोई परमानेंट शत्रु नहीं होता है। बट सामान्य लोगों की भाषा में अगर हम बात करें, पिछला हमारा इतिहास हम देखें तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन, चाइना या पाकिस्तान? सामान्य जनता बोलेगी पाकिस्तान, थोड़ा बहुत जो पढ़ा लिखा होगा वो बोलेगा चाइना। मैं कहूंगा ना सिर्फ पाकिस्तान हमारा शत्रु है, ना सिर्फ चाइना हमारा शत्रु है, भारत को एटलीस्ट 2.5 फ्रंट पे लड़ना पड़ रहा है। भारत का असली चैलेंज एज ऑन डेट, भविष्य में ये चैलेंज और बड़ा होने वाला है, बट एज ऑन डेट भारत का असली शत्रु अगर कोई वहां पे होगा तो वो है एक तरफ, यानी अगर हम भारत का नक्शा हमारे नजर के सामने रखेंगे तो हमारे वेस्टर्न साइड में पाकिस्तान जैसा देश है, हमारे नदन और ईस्टर्न साइड में चाइना जैसा देश है, और पूरे भारत में जिसे हम कहते हैं प्रॉक्सी वॉर, जिसे हम कह सकते हैं टेररिज्म, दहशतवाद के माध्यम से, या पाकिस्तान ने जो पॉलिसी का एडॉप्शन किया है कि ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स, इतने सारे हमले करो, इतना वहां पे जो है दहशतगर्दी फैलाओ कि जो है भारत उसमें ही परेशान रहे। तो चाइना का खतरा, पाकिस्तान का खतरा और दहशतवाद का खतरा, इसे हम कहते हैं 2.5 फ्रंट। इन फ्रंट पर जो है भारत को लड़ना पड़ रहा है, और उसमें और एक एडिशनल चीज है, चाइना द्वारा स्पॉन्सर्ड, चाइना द्वारा मदद किया जाने वाला सो कॉल्ड नक्सलिज्म। नक्सलबारी विलेज से, वेस्ट बंगाल से इसकी शुरुआत हुई, इसकी वजह से हम नक्सलिज्म कहते हैं, बट द करेक्ट टर्मिनोलॉजी इज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। यानी आज भारत के सामने सिक्योरिटी वाइज सबसे बड़ा अगर कोई खतरा है तो चाइना, पाकिस्तान, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एंड ऑफ कोर्स टेररिज्म। इन 4 खतरों को जो है हमें वहां पे टैकल करना है। जस्ट 2 मिनटों में हम पाकिस्तान वाला इशू जो है रफा दफा करते हैं, और जब पाकिस्तान वाला इशू रफा दफा होगा तब जाके आपको पता चला गया कि चाइना कितना डेंजरस है, क्योंकि आप जो है पाकिस्तान के साथ वहां पे कंपेयर कर सकोगे। पाकिस्तान भारत के लिए कितना बड़ा खतरा? पॉइंट नंबर 1,
ऑफ कोर्स, जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान डियरेस्ट फ्रेंड है। इसलिए पाकिस्तान डियरेस्ट फ्रेंड है क्योंकि उसकी जीन्स में ही, उसके जन्म से लेके आज तक उसको सिर्फ एक ही बात आती है, और वो है भारत, हिंदुस्तान, 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 के, दैट इज कश्मीर। पाकिस्तान का अस्तित्व सिर्फ और सिर्फ एक ही धारा पर, एक ही प्रिंसिपल पर है, और वो है कश्मीर। हमने देखा है, इतिहास गवाह है, 1947 में जैसे ही पाकिस्तान की निर्मित हुई, क्या चाहिए था? कश्मीर। उन्होंने जो है वहां पे दहशतगर्द लोग वहां पे भेज दिए, उनकी फौज वहां पे भेज दी, और उनके माध्यम से जो है 1947-48 वहां पे हमारा युद्ध हुआ। उससे उसका काम नहीं हुआ तो 1965 में फिर से उसने युद्ध किया, वहां पे भी हार गए, तो 1971 में फिर से युद्ध हुआ। इसके बाद उसको पता चला कि भैया भारत से, हिंदुस्तान से झगड़ा करके या युद्ध करके जो है हम जीत नहीं सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पॉलिसी थ्रू 1000 कट्स। 1980 के दशक से उन्होंने शुरू किया कि जम्मू एंड कश्मीर में हम क्या करेंगे? इतनी सारी दहशतगर्दी फैलाएंगे कि जिसके माध्यम से हमारा जो मुख्य हेतु है, हमेशा हिंदुस्तान को परेशान करते रहना, हमारा जो हेतु है कश्मीर को डिस्टेबलाइज करना और उसको जो है हमारी तरफ खींचना, उस उद्देश्य में हम सक्सेसफुल हो सके। 1999 में परवेज मुशर्रफ ने सोचा कि नहीं नहीं, अब सही समय आया हुआ है, अभी जो है हम करगिल वाला कांड करेंगे और उसके माध्यम से करगिल को हथिया लेंगे। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 3.5 बार, करगिल को आधा युद्ध हम मानते हैं, 3.5 बार पाकिस्तान ने कोशिश की, वो जो है उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सका। सो मूलतः हमें एब्सोल्युटली क्लियरली पता है कि पाकिस्तान का पंगा क्या है। पाकिस्तान का पंगा है किसी भी तरीके से हिंदुस्तान को परेशान करना, क्योंकि उसकी निर्मित ही धर्म के आधार पर हुई है। कश्मीर रैंट वो हमेशा वहां पे रहेगा। पॉइंट नंबर 1 क्लैरिटी है कि कश्मीर, इसमें पाकिस्तान का एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। एक दूसरी चीज, पाकिस्तान के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इन ऑल सेंसेस पाकिस्तान इज इंफीरियर, हमसे वो कम है। पाकिस्तान हमसे जो है पंगा नहीं ले सकता है। उसकी अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था कहीं पे भी जो है दूर दूर वहां पे जो है उनका कंपैरिजन नहीं है। उसका सैन्य दल, हमारा सैन्य दल, उसका नौदल, उसका एयरफोर्स, भारत का आर्म्ड फोर्सेस, कोई वहां पे कंपैरिजन नहीं है। हमारा न्यूक्लियर सामर्थ्य, उनका न्यूक्लियर सामर्थ्य, कोई भी कंपैरिजन वहां पे नहीं है। आज घड़ी में अगर हम देखेंगे तो वहां पे जो है लिटरली उनको खाने के लिए दाना नहीं है। डबल डिजिट में उनका जो है महंगाई का दर है, इतना सारा अनएम्प्लॉयमेंट है, और क्या दुर्दशा है हमें पता है, बट उनकी टेढ़ नहीं जाती है, भारत से जो है पंगा लेते रहना है। सो सेकंड पॉइंट, पाकिस्तान कहीं पे भी हमें मैच नहीं कर सकता है, वो जो है हम हमारे साथ कंपेरेबल नहीं है। अब यह मुद्दा क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए है कि हम जब युद्ध की बात करते हैं, युद्ध यानी सिर्फ कुछ बम गोला फेंकना, सिर्फ कुछ गोलियां मारना, वो युद्ध नहीं होता है। अगर वो युद्ध फैल जाता है, फुल फ्लेज्ड वॉर होता है, तो आप कितने समय तक उसको एक्सटेंड कर सकते हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप में वो सामर्थ्य रहना चाहिए, आपके इकोनॉमी में वो सामर्थ्य रहना चाहिए, आपको अंतरराष्ट्रीय तरीके से जो है उस दबाव को झेलने का सामर्थ्य आपके पास रहना चाहिए। और ये सामर्थ्य कहां से आएगा? इकोनॉमी, आर्थिक सुबत्ता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पाकिस्तान की आज की परिस्थिति क्या है हमें पता है, तो इसकी वजह से और बड़े कॉन्फिडेंटली और विथ ऑथोरिटी आई एम सेइंग दिस, अगर सचमुच में वहां पे अगर आप पाकिस्तान के साथ युद्ध हमारा होता है, तो जो है लिटरली कुछ घंटों में, मैं दिन की भी बात नहीं कर रहा हूं, लिटरली कुछ घंटों में हम जो है पाकिस्तान को पूरी तरीके से शिकस्त दे सकते हैं। इतना सामर्थ्य भारत के पास बिल्कुल है। हमें पता है कि अगर हम बाउंड्री वाइज देखें तो हार्डली 83 किलोमीटर्स इज इस्लामाबाद फ्रॉम इंडिया। जालन्याच्या थोडं पुढं औरंगाबाद से अगर हम निकले तो जालना से थोड़ा सा आगे जाने तक जितना डिस्टेंस लगेगा, उतना डिस्टेंस हमें पाकिस्तान के इस्लामाबाद को, हमारा जो लास्ट पॉइंट है, वहां से कैप्चर करने के लिए लगेगा, और हमारा सामर्थ्य भी जो है उतना वहां पे है। सो द पॉइंट नंबर 2 जिसके ऊपर मैं एम्फेसाइज कर रहा था कि पाकिस्तान इज इंफीरियर, और ये जो है बहुत कुछ युद्ध जो है अगर हम चाहे तो उसको ड्रैग नहीं कर सकते। मैं उसको जो है अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, उसके अलग अलग एंगल्स भी है, बट कंपैरिजन के लिए आगे ये इजी होगा। दैट इज सेकंड पॉइंट। और तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा कि जो है अब तक एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 3.5 बार
पाकिस्तान को हमने पूरी तरीके से शिकस्त दी हुई है। सो वो कॉन्फिडेंस हम में है कि पाकिस्तान फिर से अगर हमारे ऊपर आता है तो हम उसको कैसे टैकल करते हैं। सो पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान ने क्या किया हुआ है और पाकिस्तान की औकात क्या, इसके बारे में हमारी क्लैरिटी है और उसके लिए हम हमारा प्लान वहां पे बना सकते हैं। सो देयर इज क्लैरिटी। आफ्टर ऑल हमारे वो भाई बंद है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, जाके जाके कहां तक जाएंगे, सोच के कहां तक सोचेंगे। देयर इज अ क्लैरिटी अबाउट दैट। नाउ आई विल कम टू द अदर पॉइंट, दैट इज चाइना। जब पाकिस्तान एज अ एनिमी हमने जब कंसिडर किया, अब जो है हम चाइना को कंसिडर करेंगे। मैं उसके आर्मी के इसमें नहीं जा रहा हूं, वो डिटेल में नहीं जा रहा हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड और जो है कंपैरेटिव आप पाकिस्तान के साथ करो और तब जाके आपको पता चलेगा कि चाइना कितना डेंजरस है हमारे लिए, वो कितना बड़ा खतरा है। पॉइंट नंबर 1, और वो चाइना जो है बैक स्टैबिंग करता है, चाइना जो है वो एहसान फरामोश है, चाइना जो है कुछ पता ही नहीं करने देता है कि एग्जैक्टली उसको क्या करना है, उसके इंटेंशंस, वो क्या चाहता है, वो जो है बड़े बड़े लोगों को जो है पता नहीं चलता है। मैं इस मुद्दे पे आऊंगा, बट आज का विषय, ये क्यों विषय हमने लिया, इसलिए लिया कि मीडिया में 24/7 चर्चा चल रही है, चाइना चाइना चाइना, उसने ये किया, उसने वो किया। अनफॉर्चुनेटली जहां कहीं पे ये हो रहा है वहां पे जो है कोई लोग नहीं रहते हैं, वहां पे कोई गांव नहीं है, वहां पे कोई सिविलियन नहीं है, वहां पे जो है कोई भी मां का लाल, आज तक कोई भी जर्नलिस्ट, अभी जो है एग्जैक्टली ये सिचुएशन जहां पे हो रही है कोई जर्नलिस्ट वहां पे नहीं पहुंचा है। तो जो कुछ है वो कहीं सुनी बातें हैं, इन द सेंस सो कॉल्ड सोर्सेस, जो कुछ आपको जानकारी हमें आपको मीडिया के माध्यम से 24/7 जो जानकारी मिल रही है, वो जानकारी कहां से मिल रही है, सो कॉल्ड सोर्सेस। और अगर हम सोर्सेस ये कह के कह रहे हैं कि आर्मी जो है आपको जानकारी देगी, अगेन विथ ऑथोरिटी, आई हैड बीन द पार्ट ऑफ द आर्म फोर्सेस, ये मेरे से आप लिख के ले लो कि आर्म्ड फोर्सेस जो है आपको सो कॉल्ड उनको जो बोलना है वही चीज बाहर आएगी। सच्चाई, हमेशा सच्चाई बाहर आएगी ही, इसकी गारंटी नहीं और आएगी ही नहीं, ये तो मैं क्लियरली कहता हूं। आर्म फोर्सेस ये जो है बाकी नमूने जैसे नहीं है, बाकी पॉलिटिशियन जैसे नहीं है, बाकी ऑर्गेनाइजेशन जैसे नहीं है कि उसमें से जो है न्यूज वहां पे फोड़ दे, बिल्कुल नहीं। वहां पे जो कुछ चीज होती है, अच्छी हो बुरी हो, अनलेस एंड अदरवाइज एज एन ऑर्गेनाइजेशन आर्म्ड फोर्सेस का खुद का स्टैंड नहीं होता है कि ये बात जो है सिविलियंस को या बाकी जनता को पता चलना चाहिए, तब तक ये न्यूज बाहर नहीं निकलती है। एंड दैट टू फील्ड लेवल पे क्या हो रहा है, अगर ये कह रहे हैं कि आर्मी के सोर्सेज जो है मीडिया को ये सारी डे टू डे बेसिस पे जानकारी दे रहे हैं और ये सारी जानकारी सही है, तो पर्सनली जो है आई एम डाउटफुल अबाउट दैट। सो पॉइंट नंबर 1, कोई जर्नलिस्ट वहां पे नहीं है ऑन ग्राउंड। आसपास जो है आप लेह में गए हैं, इंडिया टुडे की टीम गई है, बाकी वहां पे गए हुए हैं, बट एग्जैक्टली जहां पे ये स्किर्मिशेस हो रहे हैं कोई जर्नलिस्ट वहां पे नहीं है। सो देयर इज नो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। नंबर 2, आर्मी से जो है आपको कोई जानकारी वहां पे नहीं है। नंबर 3, अनफॉर्चुनेटली भारत सरकार जो है बहुत कम ऑफिशियली जानकारी दे रहा है, और इसमें 2 तरीके हैं। मैं कहता हूं कि भारत सरकार ने सारी की सारी जानकारी हमें देना चाहिए, ऐसा भी मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली नीड टू नो बेसिस पे ही सामान्य जनता को वहां पे जानकारी देना चाहिए, और इसके पीछे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी है। और मेरी आशा है, और आपकी भी वो आशा होनी चाहिए, मेरी आशा है कि ये अगर भारत सरकार जानकारी नहीं दे रहा है तो कुछ बड़ा गेम हो सकता है। देयर मस्ट बी समथिंग व्हिच इज बीइंग प्लान्ड, ओनली टाइम विल टेल। आने वाले कुछ महीनों में कुछ बहुत बड़ी कुछ चीजें वहां पे प्लान हो रही होगी, उसके लिए शायद बहुत सारी जानकारी ओपन फोरम में जो है सरकार पर्पसफुली वहां पे नहीं दे रही होगी। तो अल्टीमेटली ये सारा जो डिस्कशन चल रहा है 24/7 मीडिया जो चल रहा है, या हमारा आपका सारा जो इंफॉर्मेशन जिसके आधार पर हम मत बना रहे हैं, वो मीडिया न्यूज रिपोर्ट के आधार पर बना रहे हैं। और उसमें एक इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है दैट इज सैटेलाइट इमेजरी टेक्नोलॉजी। रियल टाइम बेसिस पे आपको सैटेलाइट के इमेजेस वहां पे दिखते हैं कि गलवान वैली में पहले क्या था, अब कुछ नए स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ये व्हाइट वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, ये पिंक वाला स्ट्रक्चर बन रहा है, ये हमें दिखता है। और उसके आधार पर हम वहां पे जो है अलग अलग तरह के इंटरप्रिटेशन भी वहां पे कर रहे हैं। बट हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, वहां पे व्हाइट वाला स्ट्रक्चर है, सतीश ढगे उसको जो है इंटरप्रेट करता है कि व्हाइट वाला स्ट्रक्चर जो है वो टेंट है, ये इस तरीके से हो सकता है, ऐसा हो सकता है। कर्नल अजय शुक्ला उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, जनरल अता हसनैन जो है उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। यानी इंटरप्रिटेशन के आधार पर सारा खेल चल रहा है।
इसकी वजह से आपको दिख रहा होगा, कोई न्यूज चैनल कह रहे हैं चाइना जो है पीछे हट गया, भारत जीत गया। कोई न्यूज चैनल कह रहा है अभी खतरा टला नहीं, चाइना जो है और रीइंफोर्समेंट कर रहा है। तो ये सारी जो है इंटरप्रिटेशन की बात है, कहीं सुनी बातें हैं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि चाइना के साइड से जो है कोई इंफॉर्मेशन नहीं आएगा। कम्युनिस्ट है, एकाधिकारशाही है, एक काइंड ऑफ डिक्टेटर मान लो, लेट मी यूज द ब्लंटली द टर्म डिक्टेटरशिप है। वहां पे चाइना जो चाहता है, गवर्नमेंट जो चाहता है, वही चीज वहां के मीडिया से बाहर आएगी, वही चीज जो है वो ग्लोबल टाइम्स वहां पे बताएगा। सो फर्स्ट पॉइंट मैंने यहां पे जो कहा, या जिसके ऊपर मैं वहां पे फोकस करना चाहता हूं, कि चाइना के इंटेंशंस बड़े बड़े लोगों को नहीं पता चले तो ये छोटे मोटे मीडिया चैनल या सो कॉल्ड एनालिस्ट, उनके बस की ये बात नहीं है। बड़े बड़े अलग अलग तरह के स्ट्रैटेजिस्ट जो है, अमेरिका है, अलग अलग जो पावर्स है, उनको पता नहीं चला कि चाइना क्या करने वाला है। तो हमें इतने जल्दी चाइना का जो गेम प्लान है वो कैसे वहां पे पता चलेगा। सो फर्स्ट पॉइंट मैं जो यहां पे कह रहा हूं कि चाइना जो है वो एहसान फरामोश है, वो इंटेंशन जो है वो छुपाता है। उदाहरणों के साथ मैं यहां पे बताना चाहता हूं। भारत जो है 1947 में स्वतंत्र हुआ। 1949 में चाइना में पहली बार उनका जो कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार था, सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने सबसे पहले वहां पे जो है सत्ता हासिल कर दी। एंड 1949 में वो चाइना बन गया पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के द्वारा चलाया जाने वाला ये चाइना जो है वो अस्तित्व में आ गया। भारत पूरे विश्व में सबसे पहला राष्ट्र था जिसने 30 दिसंबर 1949 को इस कम्युनिस्ट पार्टी वाले चाइना को रिकॉग्निशन दे दिया। यस, एक राष्ट्र बोल के जो है आपको हम रिकॉग्निशन देते हैं। भारत एक देश था जिसने 1971 में यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र संघ में इस चाइना को रिप्रेजेंटेशन मिले, इसके लिए उसको सपोर्ट किया। बाकी देश वहां पे नहीं दे रहे थे, भारत ने उसको सपोर्ट किया हुआ है। भारत एक महत्वपूर्ण देश है जिसकी वजह से चाइना की WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री हो गई। ऐसा एक नहीं, दो नहीं, कितने सारे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं जहां पे हमेशा भारत ने चाइना को सपोर्ट किया है, उसका स्टेचर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमने बढ़ाया है। और उसके बदले में चाइना ने हमें क्या दिया? 1962 का वॉर, चाइना ने हमें क्या दिया? 2020 का 15 जून और 16 जून की रात को हमारे 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों की हत्या। चाइना ने हमें क्या दिया? न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, जिसे हम कहते हैं एनएसजी। एनएसजी में जो है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप्स में जो है भारत की एंट्री ना मिले, इसके लिए जोर शोर तरीके से प्रयत्न करना। चाइना ने हमें क्या दिया? इंटरनेशनल फोरम में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा मसूद अजहर, पूरे विश्व के लिए जो है इंटरनेशनल टेररिस्ट है, उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने के लिए जब जब प्रस्ताव लाया तब तब चाइना ने वहां पे क्या किया? अपने वीटो का इस्तेमाल वहां पे किया। हर एक जगह पर चाइना जब भी मौका मिलता है तब क्या करता है? भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। यू आर अ रीजनल पावर, ग्लोबल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है आप बड़े प्लेयर नहीं हो। मैं चाइना हूं, मेरा कंपटीशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से है। आपको जो है, जिसे हम कहते हैं आपकी लेवल कम करना, इसका प्रयास हमेशा जो है चाइना ने किया हुआ है। दैट्स व्हाई आई हैव सेड चाइना इज एहसान फरामोश। चाइना को हमने जो जो मदद की उसके बदले में जो है उसने हमें धोखा ही वहां पे दिया है। तो चाइना के ऊपर हमने विश्वास रखना चाहिए क्या? किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं रखना चाहिए, बट चाइना के ऊपर तो बिल्कुल ही हमने विश्वास नहीं रखना चाहिए। हिस्ट्री ये सारी चीजें वहां पे कहती है। तो भविष्य में भी ये एग्रीमेंट जो हुए हैं या जो बातें हो रही है, तो भविष्य में भी जो है चाइना हमें कुछ ना कुछ तो जो है बुरे हाल हमारे करेगा, इसके बारे में हमने एब्सोल्युटली क्लियर रहना चाहिए। सो पॉइंट नंबर 1, चाइना एहसान फरामोश। पॉइंट नंबर 2 उससे भी महत्वपूर्ण, चाइना कोई भी चीज जो है हड़बड़ी में नहीं करता है। आज सामान्य लोगों में सारी चर्चा वहां पे है कि चाइना जो है गलवान वैली में घुस गया, हमने भी जो है उसको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, हमने भी जो है उसके ऊपर अटैक वहां पे करना चाहिए। अच्छी बात है, जो कुछ चीजें उन्होंने की है उसको हमने टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स भी वहां पे करना चाहिए। बट दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिएक्टिव पॉलिसी। आपने जो किया उसके बदले में रिफ्लेक्स एक्शन बोल के हम कर रहे हैं वहां पे।
बट चाइना डज ईच एंड एवरीथिंग इन अ प्री प्लान्ड मैनर, आगे का सोच के सिस्टमैटिकली वो करता है, हड़बड़ाहट से वहां पे नहीं करता है। जो अलग अलग तरह से साउथ एशिया में जो घटनाएं हो रही है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाएं हो रही है, और लद्दाख की सीमा में जो घटनाएं हो रही है, इनका एक दूसरे से संबंध है। इट्स अ प्री प्लान्ड, प्री मेडिटेटेड। किसी का मैं अभी प्रश्न वहां पे देख रहा था कि इज इट अ प्री प्लान्ड अटैक? यस, इट्स अ प्री प्लान्ड, प्री मेडिटेटेड एक्शन, नॉट ओनली अटैक, इट्स अ एक्शन जो भविष्य में भी जो है, आने वाले कुछ महीनों में, आने वाले कुछ सालों में उसका एक ये कंपोनेंट वहां पे है, ऐसा मुझे स्ट्रांगली वहां पे लगता है। और ये मैं क्यों कहता हूं, एक एग्जांपल फिर से मैं देता हूं। सिर्फ आपने देखा होगा अलग अलग चैनल्स पे या अलग अलग लोग जो है कि कहते हैं मुझे लगता है ऐसा ऐसा होता है, उसको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, उसने ऐसा किया है। भैया ये आपका कहना है, उसके पीछे प्रूफ क्या है, या व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? हियर कम्स द लॉजिक और हियर कम्स द एग्जांपल। अगर मैं कहता हूं कि चाइना के ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहिए, अगेन गो इनटू द हिस्ट्री। हिस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखाता है, गो इनटू द हिस्ट्री। और मैं जो है पर्पसफुली पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री, मुझे यूजुअली कंटेम्पररी चीजें डिस्कस करना अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमने आंखों से देखी है, सुनी है, हम उसको जो है लॉजिकली इंटरप्रेट कर सकते हैं। हिस्ट्री ऐसी होती है, दैट इज माई थिंकिंग, आई माइट बी रॉन्ग, हिस्ट्री ऐसी होती है कि एक ने इस तरीके से लिखा तो वो अपने तरीके से लिखेगा, वही हिस्ट्री को दूसरे ने दूसरी तरीके से लिखा तो वो उस तरीके से, मैं उसको कोरिलेट नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैंने वो चीज देखी ही नहीं, सुनी नहीं, तो मैं मेरा ओपिनियन कैसे बनाऊं? बट दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन, आई माइट बी रॉन्ग। कमिंग टू द बेसिक पॉइंट, मैं जैसे कह रहा था कि चाइना के ऊपर हम विश्वास क्यों नहीं रख सकते। भारत देश स्वतंत्र हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे, और ग्रैंड स्टैचरिंग के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है भारत की इमेज अच्छी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू की इमेज अच्छी हो, इसके लिए उन्होंने शांततापूर्ण तरीके से कुछ चीजें करने की वहां पे शुरुआत की। और हमारा जो नेबरिंग नेशन, बाय द वे उस वक्त चाइना वाज नॉट नेबरिंग नेशन, व्हाई? बिकॉज 1950 के पहले तक, यानी 1947 से लेके 1950 तक, देयर वाज अ इंडिपेंडेंट कंट्री जिसका नाम था तिब्बत। तिब्बत ये जो है इंडिपेंडेंट नेशन था। चाइना ने 1950 में इस तिब्बत को हथिया लिया, तब जाके जो है चाइना हमारा नेबरिंग नेशन बन गया। सो चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप अच्छे रहे इसके लिए, और बाकी भी नेबरिंग नेशन के साथ अच्छे रहे इसके लिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया हमें पता है, पंचशील एग्रीमेंट, पंचशील करार किया। एंड व्हाट वाज दैट पंचशील करार, जिसे हम कहते हैं पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, जियो और जीने दो, आप भी अच्छी तरीके से रहो, हमें भी अच्छी तरीके से रहने दो, हम एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं करेंगे, अगर झगड़ा भी होता है तो उसको जो है अच्छी तरीके से उसको सुलझाएंगे, पीसफुल तरीके से सुलझाएंगे। दैट वाज पंचशील एग्रीमेंट, ये था हमारा पंचशील एग्रीमेंट। अब ये जब पंचशील करार बन रहा था, तब भारत की डिमांड वहां पे थी कि ये पंचशील करार 1954 में बना, ये पंचशील करार 25 सालों के लिए होना चाहिए था। तो भारत की डिमांड क्या थी? फॉर 25 इयर्स पंचशील करार शुड बी देयर विद चाइना। जब चर्चा हो रही थी तो चाइना का कहना था कि पंचशील करार कितने समय के लिए होना चाहिए? पंचशील करार होना चाहिए 5 साल के लिए। हमारा कहना है 25 साल, उनका कहना है 5 साल। फिर वहां पे जो है बातचीत हुई एंड अल्टीमेटली चाइना हैज एग्रीड कि ना तुम्हारा 25 ना हमारा 5, 8 साल के लिए हम करते हैं। हम फिलहाल के लिए 8 साल के लिए पंचशील एग्रीमेंट वहां पे करते हैं, यानी 1954 2 + 8 1962 तक, 1954 की बात चल रही है। चाइना ने तभी दिमाग लगाया, 8 साल के लिए उसने क्यों लिया होगा? क्योंकि चाइना का उसके पीछे कैलकुलेशन था कि 1950 में हमने वहां पे तिब्बत को तो हथिया लिया है, भारत के साथ भी हमारी कुछ तो भी आगे पॉलिसी वहां पे बनने वाली है। अगर भारत से हमें पंगा लेना है तो हमें हमारे बाउंड्री पे अच्छी तरीके से रास्ते बनाने पड़ेंगे, हमारा जो सैन्य दल का सामर्थ्य है उसको बढ़ाना पड़ेगा, खुद का स्टेटस बढ़ाना पड़ेगा, एंड साइमल्टेनियसली ऑलरेडी तिब्बत का जो हथिया लिया है उसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा, उस पर हमारी पकड़ पक्की करनी पड़ेगी। तो उसके लिए कुछ समय लगेगा ना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 8 साल। चाइना के कैलकुलेशन में दैट पीरियड वाज 8 इयर्स, और उसकी वजह से उसने 8 साल का आपके साथ करार किया। जैसे ही 1962 हुआ,
ये करार का कालावधि खत्म हो गया, पंचशील एग्रीमेंट साइड में हो गया, 1962 में ही वॉर हुआ। चाइना की सोची समझी रणनीति हमेशा रही है। दिस इज पॉइंट नंबर 1, प्रूफ है, इतिहास गवाह है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं। उस वक्त इंडियन फॉरेन सर्विसेज के जो अधिकारी, एम्बेसिडर इस पंचशील एग्रीमेंट में इन्वॉल्व थे, उनके बुक्स में ये सारी चीजें वहां पे आई हुई है। सो चाइना का ईच एंड एवरीथिंग इज प्री प्लान। हियर कम्स द नेक्स्ट थिंग। अगर ये चीज है, चाइना 1949 में सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना आया, तब से लेके 2049 100 इयर्स। और एक बहुत महत्वपूर्ण बुक है मार्क्स पिल्सबरी का, और उसका कहना है, उस बुक का नाम ही है 100 इयर्स मैराथन। चाइना जो है रिएक्टिवली एक्ट नहीं करता है, 100 साल का उसका प्लान है, एंड बाय 2049 चाइना को जो है वर्ल्ड का सुपर पावर बोल के इमर्ज होना है। और ये सिर्फ कह नहीं रहा है, स्टेप बाय स्टेप वहां पे वो पहुंच रहा है। तो हमने कहना गलवान ने ये कर दिया तो हमने ये करना चाहिए, बहुत अच्छी सोच है, देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट दैट इज रिएक्टिव पॉलिसी, दैट इज रिएक्टिव पॉलिसी। और चाइना जो कहता है दैट इज प्रोएक्टिव, सोचे समझे तरीके से, प्री मेडिटेटेड, पहले से ही सोच के, पहले से ही अगर हम ये कर रहे हैं तो हमारे उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, इसमें से हमें कौन सा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हासिल करना है, इसमें से हमें कौन सा मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल करना है, इसमें से हमें कौन सा टैक्टिकल ऑन ग्राउंड ऑब्जेक्टिव हासिल करना है, इसमें से हमें कौन सा स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव हासिल करना है। चाइना का हर एक प्लान वहां पे। अब ये जनरल वाला क्राउड है, इसकी वजह से मैं उसके डिटेल में नहीं जाता हूं। अनफॉर्चुनेटली हम इंडिया का एनालिसिस करें, सारे वॉर्स का, हमारे आर्म्ड फोर्सेस का, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के पूरे 70 इयर्स का मैं कह रहा हूं, जो सत्ता में थे, हमारे पास जो है जो हमने किया, देयर इज नो क्लियर स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव, देयर इज नो क्लियर पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। उस वक्त की जिस तरीके से परिस्थिति निर्माण हुई, हम वैसे वैसे करते गए। कंपेयर दिस विद चाइना, खूंखार, प्रीमेडिटेटेड प्लान होता है, दगाबाज है, दैट इज सेकेंड थिंग। तीसरा मुद्दा, तो ये मैंने पहला मुद्दा बताया कि उसके ऊपर विश्वास नहीं रख सकते हैं। दूसरा मुद्दा बताया कि हर एक चीज जो है प्रीमेडिटेटेड तरीके से है, सिस्टमैटिकली वो वहां पे जो है प्री प्लान तरीके से वो करता है, और उसमें लंबा चौड़ा प्लान है। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, चाइना को आप पाकिस्तान जैसे जो है हल्के में नहीं ले सकते हैं। मैंने बताया, इकोनॉमी के आंकड़े बताए, अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े बताए। अगर हम आर्म फोर्सेस के एनालिसिस में जाते हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स के एनालिसिस में जाते हैं, और उनके सोच के एनालिसिस में जाते हैं, तो पाकिस्तान इज नोवेयर कंपेयर विद चाइना। सोच के बारे में हमने कुछ बातें कही। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो है, इट्स कैपेबिलिटीज। चाइना के कैपेबिलिटीज बड़े स्ट्रांग है। देखो 1950 के आसपास, 49 के आसपास ये अस्तित्व में आया, भारत भी 1947, यानी एक तरीके से अगर हम देखें तो स्वतंत्र भारत और एक तरीके से स्वतंत्र चाइना, कम्युनिस्ट चाइना, एक ही वक्त शुरुआत हो गई, पहला पड़ाव। दूसरा महत्वपूर्ण पड़ाव, दैट इज 1990 का पड़ाव मैं लेता हूं, 1988-89 टू बी स्पेसिफिक, बट 1990 का पड़ाव मैं लेता हूं। 1991 में हमें पता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी, हमें पता है उस वक्त के पीवी नरसिम्हा राव ग्राउंड में, एज वेल एज पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने, और उस वक्त जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, हमें पता है एक महत्वपूर्ण निर्णय हमने दिया, दैट इज ओपनिंग अप द, लिबरेटिंग द इकोनॉमी, एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, और फिर प्राइवेटाइजेशन का दौर जो है वो शुरू हो गया। एक भारत के इतिहास में जो है एक महत्वपूर्ण घटना है। उसी तरीके से अगर उस वक्त हम चाइना को कंसीडर करें, तो चाइना और भारत ऑलमोस्ट एक ही पड़ाव पर था। जीडीपी वाइज अगर हम देखें, दोनों का राष्ट्रीय उत्पन्न हम देखें, 1990 बहुत कुछ डिफरेंस नहीं था, मोटा मोटी तौर पर हम सेम लेवल पर हैं। भारत उस वक्त अपने डिफेंस के ऊपर जितना खर्चा करता था, परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑन डिफेंस एक्सपेंडिचर, और चाइना उनके डिफेंस पे जितना खर्चा करता था, परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ जीडीपी, ओके, उस वक्त की परिस्थिति, टोटल जीडीपी, वो हम ऑलमोस्ट सेम तरीके पे थे, हमारा व्यापार भी ऑलमोस्ट सेम तरीके पे था। आ जाओ 2020 में, ऑलमोस्ट 30 साल, जीडीपी वाइज 30 साल में भारत से वो 5 गुना ज्यादा है, 5 गुना, 5 टाइम्स। डिफेंस एक्सपेंडिचर वाइज भारत से जो है 4 गुना, 4 टाइम्स उसका डिफेंस एक्सपेंडिचर ज्यादा है। भारत के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट डबल न्यूक्लियर मिसाइल्स उसके पास है।
पिछले साल की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट $56 बिलियन इतना हमारा ट्रेड डेफिसिट है, यानी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में का फर्क। यानी सिंपल टर्म में हर साल हम हमारे पॉकेट में से $56 बिलियन चाइना को देते हैं। यानी चाइना आपसे पैसे कमा रहा है, चाइना आपसे डिफेंस में आगे है, चाइना आपसे राष्ट्रीय उत्पन्न में आगे है। चाइना की डिपेंडेंसी विश्व के अलग अलग जो कंट्रीज है वो चाइना पे डिपेंडेंट है। 30 साल में उसने सारा वहां पे किया हुआ है। तो इस 30 साल में सिस्टमेटिकली प्लान्ड तरीके से चाइना ने ऐसी चीजें की हुई है, और ये तो पहला हाफ है। आगे के 30 साल और खतरनाक होने वाले, दैट इज अप टू 2049। 2049 में भारत तो छोड़ ही दो, चाइना का सीधा सीधा जो टारगेट है दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसको साइडलाइन करके हर एक क्षेत्र में सुपर पावर बोलने का, सुपर पावर बनने का उसका प्लान जो है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, 2006 का जो व्हाइट पेपर ऑन डिफेंस, चाइना का संरक्षण से संबंधित जो व्हाइट पेपर है, उसमें ये क्लियर कट बात कही हुई है कि भैया 2049 में हमें सुपर पावर बनना है। उसके लिए 2025 तक विश्व का हमें टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर, 2035 तक इनोवेशन का सुपर पावर एंड 2049 तक ये सारा का सारा पूरे विश्व का हर एक क्षेत्र में सुपर पावर। सोची समझी सिस्टमैटिकली रणनीति है। सो उतनी स्ट्रेंथ चाइना में वहां पे है। पाकिस्तान को कुछ घंटों में, कुछ दिनों में हराने की एटलीस्ट हम बात कर सकते हैं। देयर इज अ लॉजिक। चाइना को अगर फुल फ्लेज्ड वॉर होता है, फुल फ्लेज्ड वॉर होता है, सिर्फ लिमिटेड स्ट्राइक की बात मैं नहीं कह रहा हूं, फुल फ्लेज्ड वॉर होता है, तो जो है चाइना के पास वो सामर्थ्य है कि बहुत महीनों तक उस युद्ध को वो जो है खींच सकता है। तो चाइना को इतना इजीली हम कह दे कि चाइना को हम ऐसे ही हरा देंगे, नो, आवर डिफेंसेस आर स्ट्रांग, नो डाउट अबाउट दैट। चाइना हम में घुस नहीं सकता है, उसको जो कुछ चाहिए वो हमारे खिलाफ नहीं कर सकता है, हमारे डिफेंसेस बिल्कुल स्ट्रांग है। बट ये कहना कि चाइना में घुस के मारेंगे, वो घुस के उसके वो बात अभी नहीं चलेगी। चाइना इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमी, पाकिस्तान इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमी। तो हमारी भाषा भी बदलेगी, हमारा अप्रोच भी बदलेगा, उसके पीछे ये कारण है। थर्ड पॉइंट जो मैं वहां पे कह रहा था, कैपेबिलिटी वाइज, सामर्थ्य वाइज, या अगर एक्सटेंड करने की युद्ध की, अगर एक्सटेंड करने की बारी आती है तो चाइना जो है केपेबल है, दैट इज थर्ड पॉइंट। चौथा और महत्वपूर्ण पॉइंट, गया वो जमाना, शिवाजी महाराज के जमाने में हम जो है तलवार से लड़ाई करते थे और जीतते थे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है, जिसे हम कन्वेंशनल वॉरफेयर कहते हैं, कि आर्मी नेवी एयरफोर्स का रोल वहां पे आ गया। 21वीं सदी का युद्ध ये आर्मी नेवी एयरफोर्स वाला युद्ध है ही नहीं, इसे हम कहते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर। व्हाट इज हाइब्रिड वॉरफेयर? हाइब्रिड ये टर्मिनोलॉजी हमने सुनी होगी, आई बिलीव पलक सारडा एंड देयर आर सर्टेन किड्स आल्सो, कुछ स्टूडेंट्स भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इन जनरल हम हाइब्रिड वैरायटी किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल कुछ क्रॉप्स है, तो क्रॉप में हम क्या कहते हैं, एक बेसिक जो क्रॉप है उसमें डिजायरेबल ट्रेट उसमें इंट्रोड्यूस करने के लिए दूसरे प्लांट का, दूसरे क्रॉप का कुछ जीन्स उसमें इंसर्ट हम करते हैं, और 1 2 3 करके जो है एक बेस्ट तरीके का क्रॉप जो है, वैरायटी जो है हम वहां पे बना देते हैं। करेक्ट? तो ये जो वैरायटी है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, और उसमें से बेस्ट निकालना, दैट इज व्हाट हाइब्रिड। उसी तरीके से हाइब्रिड वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर इसका मतलब क्या? अगर युद्ध करना है तो सिर्फ जमीन पर युद्ध नहीं होगा, सिर्फ जो है नौदल नेवी का युद्ध नहीं होगा, सिर्फ एयरफोर्स का युद्ध नहीं होगा, इन तीनों के साथ में अब महत्वपूर्ण कंपोनेंट है साइबर वॉरफेयर। कंप्यूटर के माध्यम से आपके इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन, आपके जो है थर्मल पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, आपकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आपका डिफेंस, हर एक चीज जो है कंप्यूटर के माध्यम से चलते हैं। साइबर अटैक्स, हम जो वायरसेस एंड ऑल दिस थिंग्स, साइबर अटैक्स, हैकर्स, उनका रोल, चाइना जो है वो बहुत आगे निकल चुका है। साइबर वेयरफेयर, फोर्थ कंपोनेंट ऑफ द हाइब्रिड वॉरफेयर। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, स्पेस वॉरफेयर, ये सारा जो मामला चल रहा है ना, हमने हमारे रडार लगा के रखे हुए हैं, हमारे जो है, मैंने थोड़ी देर पहले CIBMS की बात की, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बैटल मैनेजमेंट सिस्टम, बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम की बात की, या हर एक चीज सैटेलाइट के माध्यम से ये सब कुछ हो रहा है। हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट के माध्यम से हो रहा है। मान लो उस सैटेलाइट को अगर हम नष्ट कर दे तो, मान लो आपके जो है सिग्नल्स ही अगर हम ब्रेक कर दे तो, दैट इज कॉल्ड एज सैटेलाइट वॉरफेयर या स्पेस वॉरफेयर। चाइना ने जो है बहुत पूरी जंप वहां पे लगाई हुई है, और उसको टक्कर देने के लिए, अगर आपको याद होगा कुछ महीने पहले हमने भी
एंटी सैटेलाइट मिसाइल मिशन शक्ति हम जिसे कहते हैं, उस मिशन शक्ति के अंतर्गत भारत ने भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल बना लिए हैं। सो हाइब्रिड वॉर में अपार्ट फ्रॉम कन्वेंशनल वॉरफेयर के आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाला कंपोनेंट आएगा, उसके साथ ही साइबर वॉरफेयर वाला कंपोनेंट आएगा, स्पेस वॉरफेयर वाला कंपोनेंट आएगा, और सबसे महत्वपूर्ण चीज दैट इज एनबीसी, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वॉरफेयर। बहुत बार यह कहा जाता है कि कोरोना वायरस चीन ने ही बनाया हुआ है और सारे विश्व में बायोलॉजिकल वेपन बोल के वो फैला रहा है। अब ये एंटायरली डिफरेंट विषय है, उसके बारे में जो है एनबीसी फिर से जो है 2-3 घंटे चर्चा होगी। बट भविष्य में जो है इस तरह के वायरसेस, इस तरह के बैक्टीरिया, ये जो है इसका इस्तेमाल एनिमी नेशन के खिलाफ, फौज के खिलाफ करने के चांसेस ये बहुत ज्यादा है। अलग अलग तरह के केमिकल एजेंट जिसकी वजह से हजारों लाखों लोग कुछ मिनटों में मर जाएंगे, कुछ लोग मिनटों में डेबिलिटेट हो जाएंगे। इस तरीके की सिचुएशन जो है एनबीसी वॉरफेयर के माध्यम से, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल वॉरफेयर के माध्यम से आएगी। सो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस थिंग्स इज कॉल्ड एज हाइब्रिड वॉरफेयर। और इस हाइब्रिड वॉरफेयर में चाइना ने बहुत हद तक एक उसकी जो पोजीशन है बहुत हद तक जो है आगे की पोजीशन उसने हासिल कर ली है। तो 21वीं सदी का हाइब्रिड वॉरफेयर ये जो है वहां पे भी उसकी कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है, टेक्नोलॉजी वाइज ये बहुत आगे है। आगे का महत्वपूर्ण मुद्दा, ये सारा होते हुए चुपचाप बैठ भी नहीं सकता है वो, उसके एम्बिशंस बहुत बड़े हैं। जैसे मैंने कहा उसकी महत्वाकांक्षा क्या है, भारत वो जो है बड़ा एक ऑफिशियल उनका स्टेटमेंट है, इन द ईस्ट देयर राइजेस ओनली वन सन एंड दैट इज चाइना। उनका कहना है कि अगर भारत, पूरे विश्व का नक्शा अगर हम देखते हैं तो पूरे विश्व के नक्शे में वेस्टर्न साइड को ये अमेरिका, यूरोप वगैरह वगैरह सारे नेशन है, एंड ईस्टर्न साइड में चाइना, जापान वगैरह ये सारे नेशंस है। तो उनका कहना है कि वेस्टर्न वाला छोड़ दो, बट ईस्टर्न में ये भारत ऐसी कोई चीज नहीं है। ईस्टर्न वर्ल्ड में जो है सिर्फ एक ही सूरज है, एक ही जो है चमकता तारा है, एंड दैट इज चाइना। तो हम आपको नहीं मानते हैं, इस तरह का उनका कहना है। दैट इज व्हाट देयर पॉलिसी। और उसके ही माध्यम से ईस्ट के तो हम तारे है ही है, पूरे विश्व में जो है हम सुपर पावर बनना चाहते हैं बाय 2049, दैट इज इमर्जिंग एज सुपर पावर। और ये सिर्फ कह नहीं रहे हैं, हमने देखा है सिस्टमैटिकली वो आगे बढ़ रहे हैं। एंड मुख्यतः 2012 में अभी के ये महामहिम शी जिनपिंग जब चाइना के राष्ट्राध्यक्ष बन गए तो उन्होंने चाइना की पॉलिसी और एग्रेसिव और असर्टिव वहां पे उन्होंने बना दी है। उसके पहले जो चाइना के राष्ट्राध्यक्ष थे वो थे हु जिनताओ, और हु जिनताओ की जो पॉलिसी थी उनको भी जो है बड़ा होना था। चाइना की पहले से पॉलिसी है खुद को जो है इमर्ज कराना, बट उनका पॉलिसी था पीसफुल इमर्जेंस ऑफ चाइना एज अ सुपर पावर। द वर्ड इज पीसफुल इमर्जेंस। दूसरे के एरिया में अननेसेसरीली हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे बट पीसफुल तरीके से। 2012 में शी जिनपिंग, अब जो है आपने देखा होगा, सुना होगा, शी जिनपिंग की लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। शी जिनपिंग जब से जो है चाइना का राष्ट्राध्यक्ष वहां पे वो बने हैं, तब से जो है एग्रेसिव पॉलिसी उन्होंने दी है। और उसी एग्रेसिव पॉलिसी का नतीजा है हम देख रहे हैं साउथ चाइना सी में, हम देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से, हम देख रहे हैं अमेरिका से ट्रेड रिलेटेड पंगा, साउथ चाइना सी में जो है नए नए आइलैंड वहां पे हथियार लेना, नेपाल को जो है अपने काबू में करना, भारत से पंगा वहां पे ले लेना, हमारे भारत के आसपास के जो सारे देश है वहां पे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी जो है उसको इंप्लीमेंट करना। मैं आऊंगा उस चीज पे भी, वहां पे आऊंगा। बट एग्रेसिव पॉलिसी ये शी जिनपिंग की है, सिर्फ इतनी ही चीज नहीं। शी जिनपिंग इज अ वेरी वेरी पावरफुल पर्सन। डोनाल्ड ट्रंप आएगा जाएगा पता नहीं, नवंबर में जो है यूएसए के वो राष्ट्राध्यक्ष रहेंगे या नहीं, बट शी जिनपिंग ये जो है मैं कहूंगा वन ऑफ दी क्या मोस्ट पावरफुल पर्सन, अगर मैं कहूंगा तो वो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शी जिनपिंग ने ऐसे कुछ वहां पे चेंजेस करके रखे हुए हैं कि उसके मरने तक कोई भी रूल, चाइना का कोई भी रूल उसको रोक नहीं सकता है चाइना का राष्ट्राध्यक्ष बनने से। उसने उस तरह का अमेंडमेंट उनके पॉलिसी में, उनके रूल्स रेगुलेशंस में कर दिया कि मरने तक जो है वो राष्ट्राध्यक्ष वहां पे रह सकता है। नॉट ओनली दैट, वो जो है चाइना का राष्ट्राध्यक्ष है। एक सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन वहां की है, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का चेयरपर्सन शी जिनपिंग, वहां के राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग, वहां की सेना दैट इज PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, पीपल्स लिबरेशन आर्मी का जो है प्रेसिडेंट या उसका अध्यक्ष, कमांडर
इज शी जिनपिंग, यानी मिलिट्री, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, वहां का पार्लियामेंट एंड ओवरऑल राष्ट्राध्यक्ष, ये चार अलग अलग व्यक्ति नहीं है, एक ही व्यक्ति है। यानी सही मायने में चाइना का पावर अगर किसी के हाथ में है तो शी जिनपिंग में है। और ये शी जिनपिंग नाम का जो व्यक्ति है बहुत महत्वाकांक्षी है, उसको चाइना को टॉप पे लेके जाना है किसी भी तरीके से। He doesn't believe in principle. He doesn't believe in, उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट है, मैंने सुना, I don't believe in coalition, I believe in participation। क्या कहता है वो कि अलग अलग राष्ट्रों के साथ ये युति विति कोलिशन कोई बात नहीं रहती है। अगर दूसरे देशों के साथ जो है आपको व्यवहार करना है तो हैव दी पार्टिसिपेशन, उनके साथ जो है तू क्या देगा मैं क्या दूंगा, दैट इज व्हाट द पार्टिसिपेशन, दैट इज व्हाट द काइंड ऑफ डील, कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से तुझी माजी युति, गुड़ी गुड़ी थिंग्स, ही डजंट बिलीव इन दैट। वेरी एग्रेसिव पर्सन और उसी तरीके की एग्रेसिव पॉलिसी। सो महत्वपूर्ण मुद्दा, महत्वाकांक्षी, और सिर्फ महत्वाकांक्षी नहीं, अब अगले मुद्दे पे हमें महत्वपूर्ण लेना है। और जो मैं प्रश्न भी रख रहा था, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, चाइना ये सब जो कुछ कर रहा है उसके पीछे एक महत्वपूर्ण चीज है, दैट इज BRI, OBOR, वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। मैं इस मुद्दे पे आने वाला हूं थोड़ी देर के बाद, जब भारत के बारे में मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा, मैं इस मुद्दे पर भी वहां पे आऊंगा। सो पाकिस्तान का मैंने जो है एक आपको दिखाया, उसके साथ चाइना को मैंने वहां पे कंपेयर करने की कोशिश की। और चाइना को कंपेयर करते वक्त मैंने कहा कि चाइना दगाबाज है, उसके ऊपर विश्वास नहीं रख सकते हैं। चाइना की हर एक चीज सोची समझी होती है। चाइना का सामर्थ्य, कैपेबिलिटीज, हम उसको नकार नहीं सकते हैं। चाइना बड़ा महत्वाकांक्षी है और चाइना जो है हाइब्रिड वॉरफेयर में पारंगत, बहुत निपुण, इस तरीके से जो चाइना वहां पे है। तो इन चीजों को देखते हुए, चाइना के एग्रेसिव स्टांस को देखते हुए, चाइना ये हमारा आज, पहले भी था बट आज एटलीस्ट वो दिख रहा है 16 बिहार रेजिमेंट के उस इंसिडेंस की वजह से कि चाइना बड़ा खतरनाक है। ये आज की बात नहीं है। 1950 में जब तिब्बत को उसने हथिया लिया, तब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया होंगे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे, डॉक्टर BR अंबेडकर होंगे, अलग अलग नेताओं ने उस वक्त चाइना के मनीषा के बारे में प्रश्नार्थक चिन्ह खड़े किए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पॉलिसी अलग थी, उनकी सोच अलग थी, उनकी अंडरस्टैंडिंग अलग थी, उनका एंटिसिपेशन गलत हो गया। बट इन्होंने उसी वक्त कहा था, एज लेटेस्ट एज 1999 में उस वक्त के भारत के डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस, उन्होंने जो है संसद के पटल पर वहां पे कहा है कि पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरा अगर हिंदुस्तान को किसी को है, हिंदुस्तान को किसी से है, तो वो चाइना। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज में उस वक्त उसका विरोध वहां पे किया था, बट इट वाज जॉर्ज फर्नांडिस। एज लेटेस्ट एज 2017 मुलायम सिंह यादव, जब ये उस वक्त का जो है डोकलाम वाला इशू वहां पे हुआ था, तो उस वक्त मुलायम सिंह यादव ने फिर से वो चीज दोहराई कि जो है हमारा नंबर 1 का शत्रु कोई है तो वो चाइना है। इट इज नॉट नंबर 1, नंबर 2। जैसे शुरुआत में ही मैंने कहा है, देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड और फो, बट कंसिडरिंग हिस्ट्री, कंसिडरिंग उसका सामर्थ्य एंड कंसिडरिंग उसकी महत्वाकांक्षाएं, चीन को जो है बहुत लंबे चौड़े तरीके से सिस्टमैटिकली, कॉम्प्रिहेंसिवली हमें उसको डील करना पड़ेगा। सो दैट वाज माय सेकंड एरिया। नाउ आई कम टू थर्ड एरिया कि एग्जैक्टली इंडिया के साथ चीन की पॉलिसी कैसी रही है। थोड़ा सा मैं अभी फास्ट वहां पे जाता हूं, बिकॉज बात करते वक्त जो है मैं कैसे फ्लो में आता हूं मुझे नहीं पता। ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज्यादा समय वहां पे हो गया, बट आगे के कुछ मिनटों में जो है उसको कवर अप करने की कोशिश करूंगा एंड देन आई विल टेक द क्वेश्चंस। सो अब भारत के साथ जो है इसकी रणनीति कैसी रही है। भारत के साथ चीन ने बॉर्डर मैनेजमेंट से संबंधित जो है 3R पॉलिसी का अभी तक उसने इस्तेमाल किया है। व्हाट इज 3R पॉलिसी? फर्स्ट R इज रोड रेल कनेक्टिविटी। यानी क्या किया, 1962 के बाद में अब तक चाइना क्या करता था, LAC जो है ऑलमोस्ट 3500 किलोमीटर से ज्यादा ऐसी हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये जो है चाइना के साथ है। बाय द वे, जस्ट आपके जानकारी के लिए, LAC में क्या फर्क है, इंटरनेशनल बाउंड्री, LOC और LAC। LAC क्या है? LAC इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। किसी भी मैप पर भारत और चाइना के लोग बैठे हुए और हमने बोल दिया कि ये हमारा मैप, यहां तक जो है भारत है, यहां तक चाइना है, ये लो ये हमारा मैप, आप जो है आपके साइड से आपका मैप, और हम दोनों एग्री हो गए कि यस ये जो है फॉर एग्जांपल सीमा है। ओके, वन थिंग।
सेकेंड थिंग, ना सिर्फ मैप पर, क्योंकि मैप में तो जो है कम जगह में बहुत सारा दिखाना पड़ता है, ऑन ग्राउंड जाके आपने मार्क किया है कि यस यहां से यहां तक भारत की, यहां से यहां तक आपकी, ऐसा मार्क किया हुआ, इसे हम कहते हैं डिलिनिएशन, इसे हम कहते हैं डिमार्केशन। तो जब बाउंड्रीज जो है डिमार्केटेड होते हैं और डिलिनिएटेड होते हैं, तब हम कहेंगे कि यस बाउंड्रीज दोनों में जो है एग्रीड है। भारत और चाइना में ना मैप पर ना ऑन ग्राउंड पर उनके और हमारे बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग है, और इसकी वजह से ही हम कहते हैं उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। बड़ा सिंपल लैंग्वेज में, जो जहां पे खड़ा है वो जमीन उसकी, दैट इज व्हाट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज। यानी हाइपोथेटिकली मान लो अगर चाइना कल आके अगर दिल्ली में जाके बैठता है, उसने हथिया लिया और बोला कि ये हमारा जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इट वुड बी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि बात नहीं मानी हुई है, हमने जो है एग्री नहीं किया है। 1981 से लेके आज तक एक बार नहीं, दो बार नहीं, 22 बार हमारे जो है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव का डायलॉग हुआ। चाइना पर्पसफुली लटका के रखता है एलएसी के ऊपर, जो है वो कोई समझौता ही वहां पे नहीं करता है। सिर्फ हमारा जो मिडल सेक्टर है, चाइना के साथ की बाउंड्री अगर हम देखेंगे तो उसको 3 एरिया में हम डिवाइड करते हैं। वेस्टर्न सेक्टर हम करते हैं मेनली हमारा लद्दाख वाला एरिया, मिडल सेक्टर मेनली हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला एरिया, एंड ईस्टर्न सेक्टर दैट इज अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वाला एरिया। तो मिडल सेक्टर की अगर बात छोड़ दी, एटलीस्ट वहां पे जो है हमने मैप्स एक्सचेंज किए और हमने बोला कि ये आपका एलएसी या हमारा एलएसी, ये अगर एरिया हमने छोड़ दिया, तो बाकी ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्टर में कोई हमें समझौता नहीं। बात तो हम बहुत करते रहे, 3 दशक से बात ही हम कर रहे हैं, बट अंडरस्टैंडिंग अभी भी नहीं हुए है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इन 22 चीजों में या 22 एसआर लेवल डायलॉग में 24 ऐसी जगहें आए कि दीज आर दी एरियाज ऑफ कंटेंशन, कि आपका वाद हमारा वाद। अब ये 24 जगहें छोड़ दो, उसमें जो है गलवान इन 24 में था भी नहीं, गलवान में जो है सारा कांड हो गया। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो जहां पे कुछ भी नहीं था वहां पे इतना प्रॉब्लम हो सकता है, तो इन 24 एरिया में और क्या क्या चीजें वहां पे हो सकती है। सो द पॉइंट नंबर 1 इज, जिसे हम कह सकते हैं चाइना की जो पॉलिसी रही है उसे हम कहते हैं दैट इज 3R पॉलिसी, रोड्स एंड रेल कनेक्टिविटी। एलएसी के अक्रॉस उन्होंने अच्छे तरीके के रोड बनाए हैं, अच्छे तरह का रेल कनेक्शन वहां पे बना दिया है, जिसका फायदा क्या होता है, इमीडिएटली अगर भारत के साथ पंगा हो जाता है तो विद इन फ्यू आवर्स उनकी फौज, उनके टैंक, उनकी जो युद्ध सामग्री है कुछ ही घंटों में वहां तक पहुंच जाएगी। वो एक तरह का एडवांटेज उसको मिल जाएगा। और भारत का साइड हम देखेंगे, उनके साइड में भी है, बट भारत का साइड हम देखेंगे तो रास्ता नहीं है, रेल कनेक्टिविटी नहीं है, टेलीकॉम के हमारे टावर वहां पे बने हुए हैं, सो देयर इज नो कनेक्टिविटी, नो रास्ता। वहां पे जो है खच्चर हम जिसे कहते हैं, म्यूल के माध्यम से, पोर्टर के माध्यम से पीठ पे जो है सामान लेके हमारी फौज जा रही है। 1 दिन, 2 दिन, 6 दिन, 8 दिन आपको पहुंचने के लिए लगते हैं। वो 8 घंटे में सारी फौज लेके वहां पे आते हैं, हम जो है खच्चर लेके 8 दिन में पहुंचते हैं। तो हम उनसे मुकाबला कर पाएंगे क्या? नहीं। तो चाइना ने पहले से फर्स्ट आर, रोड एंड रेल कनेक्टिविटी पे जो है फोकस किया। दूसरा आर दैट इज रडार इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का जो है बहुत पुरजोर तरीके से उन्होंने बॉर्डर पे एलएसी पे इस्तेमाल किया हुआ है। वहां पे उनके मोबाइल टावर्स आपको दिखेंगे, लेटेस्ट वाले सर्विलेंस रडार देखेंगे, वहां पे ड्रोन देखेंगे। इन सारी चीजों के माध्यम से बहुत कम सैनिक आपको वहां पे दिखाई देंगे, बट उनकी बॉर्डर पे जो है पूरी नजर वहां पे उन्होंने रखी हुई है। सेकेंड आर इज रडार एंड थर्ड आर इज रिजर्व्स। जब जरूरत पड़ती है तो जो है जितना चाहे उतना सैन्य वो जो है पंगा लेने के लिए वहां पे लेके आ सकते हैं शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में। तो उन्होंने ये 3R की पॉलिसी उसका एडॉप्शन किया था। भारत जो है पिछले कुछ सालों में, हमारा ये फिर से जो है दुर्दैव है, एक तरीके से जो है हमारी बदनसीबी है कि पिछले 4-5 दशकों में हमने इसके ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये बात हमें जरूर कहनी चाहिए कि ऑलमोस्ट 2010-11 के बाद में इस विषय पर जो है भारत सरकार ध्यान दे रही है। मनमोहन सिंह सरकार का लास्ट वाला टेन्योर एंड ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी सरकार का जो है फर्स्ट एंड अभी का टेन्योर, इसमें हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप, जिसे हम कह सकते हैं रोड, रेल, टेलीकॉम कनेक्टिविटी, इसके बारे में जो है बहुत जोर शोर तरीके से वहां पे काम किया है। डीएसडीबीओ रोड जो हम सुनते हैं, दुर्बुक, शोक एंड दौलत बेग ओल्डी, लद्दाख में का ये जो है ऑलमोस्ट 255 किलोमीटर का रोड हमने बनाया पिछले साल, और वहां से लेके पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक हम ईस्ट वेस्ट फीडर वहां पे बना रहे हैं। और एग्जैक्टली चाइना के पेट में दुखने का कारण यही है।
अब तक उसको जो एडवांटेज मिल रहा था इस 3R की वजह से, अब भारत भी वहां पे रोड बना रहा है, भारत भी ड्रोन रख रहा है, भारत भी रडार रख रहा है, भारत भी जो है अपनी अपनी फौज वहां पे रख रहा है। यानी अब तक का जो एडवांटेज उसको मिल रहा था वो एडवांटेज डाइल्यूट हो रहा है। और ये असली कारण है यहाँ पे लद्दाख में पिछले कुछ महीनों में पंगा लेने का। रियल रीजन, लेटेस्ट वाला रीजन ये उसके पीछे। सो फर्स्ट पॉलिसी उसकी रही है 3R की। सेकेंड पॉलिसी उसकी रही है 3E, एनसर्कलमेंट, एनवलपमेंट एंड एंटेंगलमेंट। अब ये क्या है? मान लो ये भारत देश है, ये भारत का नक्शा है, और भारत के आसपास के, हमें पता है समुद्र है, और भारत के आसपास के जो राष्ट्र है, छोटे छोटे राष्ट्र हैं, चाइना अगर हम छोड़ दे तो बाकी के सारे 6 राष्ट्र जो है वो छोटे छोटे राष्ट्र हैं। तो चाइना क्या कर रहा है? चाइना वहां पे पैसा देके वहां पे अपने अपने मिलिट्री के बेसिस, इकोनॉमिक बेसिस, नेवल बेसिस वहां पे निर्माण कर रहा है। पाकिस्तान की अगर हम बात करेंगे तो ग्वादार पोर्ट, ग्वादार जो बंदर है, नेवल पोर्ट, उसको जो है कब्जे में चाइना ने लेके रखा हुआ है, पाकिस्तान से उस तरह का समझौता किया। अगर हम मालदीव्स में बात करें, तांजानिया में बात करें, अगर हम सदर्न ओशन की अगर हम वहां पे बात करते हैं तो तांजानिया में, मालदीव्स में जो है वहां पे चाइना ने जो है उनके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट, कुछ एग्रीमेंट वहां पे किए हैं और अपना वहां पे जो है बेस वहां पे बनाया हुआ है। अब वहां पे श्रीलंका की अगर हम बात करें तो हम्बनटोटा पोर्ट, हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो चाइना ने ऑलरेडी खरीद लिया है 99 ईयर्स के लीज पे। यानी वहां पे कौन बैठेगा? चाइना बैठेगा। देश कौन सा है? श्रीलंका का देश वहां पे है, पैसे से उनको खरीद लिया। बांग्लादेश, कॉक्स बाजार, उस कॉक्स बाजार में भी जो है वहां पे चाइना अपना बेस वहां पे बना रहा है। म्यांमार, वहां पे जो है चाइना बेस बना रहा है। बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, नेपाल, ये हमारे आसपास वाले सारे जो राष्ट्र है वहां पे चाइना ने अपने बेस बना के रखे हुए हैं, और जब जरूरत पड़ेगी तब उसका सैनिक वहां पे आएगा और भारत को जो है एक तरीके से वो क्या करेगा? एनसर्कल कर देगा। यानी युद्ध होगा तो सब तरीके से जो है हमारे ऊपर अटैक, और हमारा जो है हमारे ऊपर जो है या एक तरीके से जो है हमें घेर लेना, ये घेर लेने का काम जो है दैट इज फर्स्ट एनसर्कलमेंट। सेकेंड थिंग इज कॉल्ड एज एनवलपमेंट। चाइना चेक डिप्लोमेसी करता है, बहुत पैसा है उसके पास, आर्थिक सुबत्ता है, तो ये सारे जो गरीब नेशंस है या आसपास वाले जो राष्ट्र हैं अपनी इकोनॉमी में खींचने के लिए उसने ऑलरेडी वहां पे प्रोजेक्ट के नाम पे, बेस्ट एग्जांपल इज पाकिस्तान, सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब जो रुपए वहां पे खर्च करके वहां पे रास्ते बनाए जा रहे हैं, रेल कनेक्टिविटी बनाई जा रही है, टेलीकॉम कनेक्टिविटी बनाई जा रही है, पैसा कौन दे रहा है? चाइना। पाकिस्तान के पास तो वैसे भी पैसा नहीं, तो अगर वो डेवलप हो रहा है तो उसके बदले में चाइना खुद के बेसिस, खुद का प्रेजेंस वहां पे बढ़ा रहा है। एक तरीके से जो है पाकिस्तान के ऊपर इन्फ्लुएंस है, और पाकिस्तान तो हमारा पहले से डियरेस्ट फ्रेंड रहा ही है। तो दो हमारे जो डियरेस्ट फ्रेंड है साथ में आ रहे हैं, और आगे वो क्या करेंगे इसके बारे में जो है हम सोच ही सकते हैं। सो जैसे पाकिस्तान में वो कर रहा है, वैसे नेपाल में कुछ इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित पावर प्रोजेक्ट, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनको सबको उसने घेरे में रखा हुआ है, उनको वो मर्ज कर रहा है अपने इकोनॉमी में, उसे हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज एनवलपमेंट। एंड थर्ड इज कॉल्ड एज एंटेंगलमेंट। सिर्फ बाकी देशों के साथ वो कंट्रोल वहां पे नहीं कर रहा है, तो भारत के जो आंतरिक प्रश्न है, और भारत के आंतरिक प्रश्न कौन से हैं? भारत के आंतरिक प्रश्न है नक्सलिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, भारत के आंतरिक प्रश्न है टेररिज्म। तो उसको और हवा देना, उनको जो है आर्म्स एम्युनिशन पहुंचाना, उनको जो है बाकी सारी मदद करना, सो दैट जो है भारत उसमें ही परेशान रहे। हमारे आंतरिक प्रश्नों को जो है हवा देना और आग देना, ये काम वहां पे वो कर रहा है। सो एंटेंगलमेंट, एनवलपमेंट एंड एनसर्कलमेंट, ये 3E पॉलिसी के माध्यम से चाइना हमारे ऊपर काबू रखने की कोशिश वहां पे कर रहा है। 3R बॉर्डर मैनेजमेंट, 3E उसकी हमारे आसपास के नेशंस के साथ की पॉलिसी। पर्पसफुली LAC को जो है पेंडिंग रखना है, सो दैट जब चाहे जब चाइना जो है भारत के ऊपर प्रेशर वहां पे क्रिएट कर सके, सलामी स्लाइसिंग, थोड़ा 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 आगे बढ़ते बढ़ते वहां पे जो है काबू में वहां पे रखे। दैट इज थर्ड थिंग। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, चाइना का अल्टीमेट जो कुछ एम है सुपर पावर बनने का, और उसके माध्यम से एशिया, अफ्रीका, यूरोप,
इनको लिंक करने के लिए चाइना ने सबसे एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो बनाया है उसका नाम है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। उसको ही हम कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये उसका हिस्सा है। क्या है ये? बड़ा सिंपल है। चाइना के शिनजियांग प्रोविंस से लेके यानी आशिया के अलग अलग नेशंस, यूरोप के अलग अलग नेशंस, मरीटाइम रूट के माध्यम से, सागरी रूट के माध्यम से जो है ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया तक एंड फिर से जो है चाइना तक। तो ये पूरा का पूरा एक सर्कल कंप्लीट करना, इस रोड को हम कहते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें सागरी मार्ग भी है और जिसमें रोड एंड रेल कनेक्टिविटी भी है। और उसमें जो है 75 से भी ज्यादा कंट्रीज, विश्व के अलग अलग कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है। एशियन कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज है, इनको जो है उसने वहां पे शामिल करके लिया हुआ है। और उसके लिए चाइना जो है कई ट्रिलियन डॉलर्स, मोर देन 5 ट्रिलियन डॉलर्स उसके ऊपर चाइना आने वाले समय में खर्च करने वाला है। अब चाइना का ये पैसा चाइना क्यों लगा रहा है? क्योंकि इन प्रोजेक्ट के माध्यम से चाइना का प्रेजेंस इनके साथ होगा, इकोनॉमिक उनके जो है व्यवहार एस्टेब्लिश हो जाएंगे, चाइना पे इन कंट्रीज की डिपेंडेंसी हो जाएगी। और जैसे हम कहते हैं कोलोनियलिज्म, अगर ब्रिटिशर्स ने 150 साल हमारे ऊपर राज किया तो क्यों किया? व्यापार के माध्यम से आए थे। एक तरीके से जो है उन्होंने शिकंजा कस लिया और फिर 150 साल वो राज्य करते रहे। दिस इज न्यू कॉलोनियलिज्म। 21वीं सदी का ये न्यू कॉलोनियलिज्म है। अगर ये सारे राष्ट्र काबू में आ गए तो अमेरिका क्या कर सकेगा? फॉरगेट अबाउट इंडिया, अमेरिका भी जो है पंगा नहीं ले सकेगा। तो ये जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट करने के लिए साउथ चाइना सी के साथ के पंगे वो वहां पे ले रहा है। एंड उससे भी महत्वपूर्ण चीज, अगर हम भारत का नक्शा देखते हैं तो भारत के नक्शे में जम्मू एंड कश्मीर नाम का राज्य है, उनके साथ ही जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना से वो वहां पे जाता है। अब पंगा ये हो गया, 5 अगस्त 2019 को हमारे भारत के नरेंद्र मोदी सरकार ने वहां पे एक बड़ा महत्वाकांक्षी इस तरह का और बड़ा बोल्ड और बड़ा ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जहां पे हमने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर ये जो राज्य है, इस राज्य को अब हम यूनियन टेरिटरी बनाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू एंड कश्मीर रहेगा और लद्दाख नाम का केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, जिसका पूरा कंट्रोल केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, लद्दाख में अक्सई चीन वाला प्रांत भी उसमें शामिल है। आज अक्सई चीन चीन के पास है, बट अक्सई चीन वाला प्रांत भी उसमें शामिल है। दैट इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, जम्मू एंड कश्मीर में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो अभी पाकिस्तान के पास है, बट उसमें भी शामिल है। आज नहीं तो कल हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हासिल कर लेंगे, आज नहीं तो कल हमारी नजर अक्सई चीन पे भी है। इस कानून का 5 अगस्त 2019 के हमारे आर्टिकल 370 को स्क्रैप करने वाला जो निर्णय था, उसके पीछे ये सारा छुपा हुआ है। और ना सिर्फ छुपा हुआ है, उसके बाद में डंके की चोट पर जब जरूरत पड़ी तब पाकिस्तान में घुस के हमने जो है बालाकोट एयर स्ट्राइक किया। दैट मीन्स इंडिया इज गोइंग टू बी एग्रेसिव, इंडिया इज गोइंग टू बी असर्टिव, और हमने जो सोचा है आज नहीं तो कल हम करके रहेंगे। इस तरह का एक, हम जैसे कहेंगे कि पोस्चरिंग, ये हमने जो है पूरे विश्व को दिखाया। चाइना अब सोच रहा है कि आज उसने पाकिस्तान के ऊपर नजर रखी है, कल अगर वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे नजर रखता है, अक्सर चीन के ऊपर नजर रखता है, वो बाकी चीजें तो सारा छोड़ दो, वहां पे तो डेजर्ट है, वहां पे तो कोई रहता नहीं है, इकोनॉमिकली बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बट सबसे महत्वपूर्ण चीज वहां पे हमारा इंपॉर्टेंट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जाता है। हमारा सारा आगे का जो प्लान है, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, अगर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में ये पीओके अगर भारत के काबू में आ जाएगा और वहां पे जो है ये रोड वहां पे या ये कनेक्टिविटी वहां पे नहीं रहेगी, तो हमारा सारा खेल खत्म हो जाएगा। आज नहीं तो कल ये जो धोखा है चाइना को रहने वाला है। तो इस धोखे के मद्देनजर उसने जो है भारत से पंगा लिया हुआ है। लद्दाख के ऊपर चाइना की नजर वहां पे है, और इस पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, अक्सई चीन, इसके बारे में चाइना के मन में डर, एंड लद्दाख उसके ऊपर नजर। आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में पक्का चाइना का ये अप्रोच रहने वाला है। ऑलरेडी 16 बिहार के साथ 15 जून को जो घटना हुई, उसकी वजह से भी अब हाई नॉर्मल है। भारत ने भी अब तक का जो सारा इतिहास देखते हुए चाइना के ऊपर विश्वास कितना रखना, ये प्रश्नार्थक चिन्ह निर्माण हुए हैं। तो आने वाले कुछ साल
ये भारत और चाइना के लिए टस्सन वाले ही रहने वाले हैं, कन्फ्रंटेशन वाले रहने वाले हैं, और भारत का अप्रोच भी 180 डिग्री बदलने की जरूरत है। और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में भारत भी जो है चाइना को इस तरीके से डील करेगा। ये विषय बहुत बड़ा है, मैंने साउथ चाइना सी वाले इशू को टच भी नहीं किया है। आने वाले समय में हमें कॉम्प्रिहेंसिवली इकोनॉमिक तरीके से साउथ चाइना सी हो या मैरीटाइम हमारी सिक्योरिटी हो, क्वाड फोर्सेस, बार बार मैं जिसे कहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए और इंडिया, इसको जो है इस क्वाड फोर्सेस के माध्यम से चाइना के ऊपर जो है दबाव निर्माण करना चाहिए। अगर चाइना हमारे खिलाफ 3E पॉलिसी का इस्तेमाल करता है तो हम भी जो है चाइना के खिलाफ 3E पॉलिसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी सहयोगियों का जो है साथ वहां पे लेते हुए। इन सारी चीजों को देखते हुए हमें आने वाले समय में चाइना के खिलाफ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी बनाना, यही हमारे हाथ में है और यही करना चाहिए। और अदरवाइज बद से बदतर हालात भारत के हो सकते हैं। बट आई एम क्वाइट श्योर, जिस तरह का सरकार हमारे पास है, जिस तरह की सोच रखने वाले लोग हमारे पास है, आर्म फोर्सेस तो केपेबल है ही, बट पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से हम खुद को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, इंटरनेशनल क्लाउड वाइज, वो पॉलिटिकल अगर हम माइंडसेट लेके और उसको जो है कंसोलिडेट करें तो भविष्य में जो है चाइना जैसे बड़े पावर को भी जो है रोक सकते हैं और हमारे राष्ट्रहित में जो चीजें हैं उसको हम ध्यान में ले सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारी बातों को जो है कंटिन्यूअसली बात में वहां पे कह दिया, मैं बहुत सारी जी सर भी नहीं कर पाया, बट मेरे ख्याल से सर गोविंद जी, मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस देखे नहीं, बात करते वक्त जो है मेरे ध्यान में वो क्वेश्चन नहीं आए, तो कुछ क्वेश्चंस मेरे ख्याल से हम उसमें से ले सकते हैं। गोविंद भाई, मेरा ये ख्याल है कि सबके आवाज अनम्यूट किया जाए ताकि जिसको भी क्वेश्चन पूछना है वो पूछ लेंगे। अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो एक एक करके प्लीज पूछ सकते हैं। यस, मैं कुछ क्वेश्चंस देख रहा हूँ, आई मीन बाय द वे वो पूछने तक यहाँ पे जो है कुछ क्वेश्चंस मैं देख पा रहा हूँ, मैं वो भी कुछ क्वेश्चंस लेने की कोशिश करता हूँ। सोल्शर सर का एक क्वेश्चन था, सोल्शर सर अगर आवाज सुन पा रहे तो। यस सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका क्वेश्चन मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। महाभारत said as Naresh, now capital of Afghanistan, generation will forget that Pakistan and Bangladesh were the 2,000 of acres after British left India. Today, Sharad Pawar in Times of India declared 45,000 square kilometer after 1962 war. How will we recover all this land before? सर, आपका प्रश्न जो है वो बिल्कुल बराबर है और मैं 100% आपसे सहमत हूं। यानी 2020 से बदनसीबी है कि हम चाइना। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। मैं सबको म्यूट करता हूँ सर, जिसको बोलना है वो अनम्यूट करके बोल सकता है। डिस्टर्बेंस, हाँ, जिसको भी बोलना है वो अनम्यूट करके बोलिए कि तो आवाज नहीं आ रहा। हाँ जी सर बोलिए। मेरा आवाज आ रहा है अभी? हाँ जी सर आ रहा है। तो मैं विवेक सर का क्वेश्चन लेता हूं, बड़ा यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां पे उन्होंने किया है कि ऑलमोस्ट मोर देन 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है 1962 से लेके अब तक चाइना ने भारत से ले लिया है। अब रियल क्वेश्चन ये है कि जो है ये 43,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा एरिया जो चाइना ने ले लिया है वो अब हम वापस कैसे लेंगे। तो मैं जो कह रहा था कि हमारे जनरेशन का 2020 में जो है ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज हम चाइना के सामने क्या डिमांड रख रहे हैं। हमारी डिमांड है स्टेटस को। स्टेटस को का मतलब जो है आप जो गलवान में घुसे थे वहां से चले जाओ। हम ये बात नहीं कर रहे कि आपने अब तक जो हमारा ऑलमोस्ट 45,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो लिया था वो वापस दे दो। आपका कहना बिल्कुल बराबर है। तो यहीं पे अगर शुरुआत में यानी हम जो है सिर्फ आशा कर सकते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, इसलिए मैं कह रहा हूं कि एग्रेसिव कुछ डिसीजन मेकिंग जो है इस गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में दिखाई है। तो अगर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट बहुत सारी जानकारी लोगों को, सामान्य लोगों को वहां पे नहीं दे रहा है तो इसके पीछे कुछ बड़ा प्लान हो सकता है। शायद आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में, सिर्फ आशा हम कर सकते हैं। अगर हमारा ये प्लान है कि अक्सई चीन को भी हम जो है छीन के वापस ले आएंगे, अगर इस तरह का हमारा अप्रोच है और उसके लिए फिर कितना भी नुकसान हो जाए हम हमारे स्वाभिमान के लिए वो नुकसान झेलने के लिए तैयार है। अगर इस तरह का पॉलिटिकल विल पावर
अगर हमारा देश, हमारा सरकार वहां पे दिखाता है, तभी जाके जो है ये 43,000 स्क्वायर किलोमीटर के बारे में हम बात कर सकते हैं। और अदरवाइज वेरी फ्रैंकली, जैसे मैंने कहा, एलएसी ये कंसेप्ट ऐसा है कि हम बाउंड्री अभी तक डिसाइड नहीं हो चुकी है, तो एग्रीमेंट के माध्यम से या बातचीत के माध्यम से चाइना से हमें कुछ मिल पाएगा, ये विचार करना मेरे ख्याल से जो है यानी इट इज ये एब्सोल्युटली रॉन्ग होगा, या ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एग्रेसिव स्टैंड से ही और सिर्फ आक्रमण से ही ये 45,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में से कुछ एरिया वहां पे जाके बैठो, हथिया लो और वैसे करो। बट इसमें के जो है कहना बहुत इजी है, एस्केलेशन बहुत बड़े पैमाने पे होगा। बोथ ऑफ अस वी आर न्यूक्लियर पावर्स, तो ये किस तरीके से जो है इसको हासिल करना है, दैट इज द रियल चैलेंज इन फ्रंट ऑफ पॉलिटिकल पावर एज वेल एज मिलिट्री पावर। यस, फिर से पे कह रहे हैं कि बराबर है 50 साल जो है कोर्ट में कहीं कुछ गुंठा जमीन के लिए जो है लैक्स ऑफ रुपीस हमारे क्लाइंट वहां पे खर्च करते हैं, और हमने तो जो है यानी थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड दिया। सर आपका कहना बिल्कुल बराबर है, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज व्हाट द रियलिटी इज। और हमारा पॉलिटिकल विल पावर स्ट्रॉन्ग, एग्रेसिव, नुकसान भी हो सकता है, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बट यही तो हम कहते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, सिर्फ मिलिट्रीली, ये तो जो है मिलिट्रीली हमें करना ही करना है, बट इकोनॉमिक सैंक्शंस, इकोनॉमिक काइंड ऑफ जो है प्रेशराइजेशन, इंटरनेशनल प्रेशर, क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग के माध्यम से जो है इन 3 देशों की मदद लेना, मैरीटाइम एक्सरसाइजेस के माध्यम से और मैरीटाइम पावर के माध्यम से जो है चाइना को वहां पे जो है नेवल पावर में ही उनको मात देना, ये अलग अलग एंगल से साइमल्टेनियसली सिस्टमैटिकली अगर हम अटैक करेंगे, स्ट्रैटेजिकली प्लान करके, तो कुछ हद तक जो है इसमें हमें मेरे ख्याल से जो है सक्सेस मिल सकता है। सर आगे भी क्वेश्चंस आए हैं नेपाल और बांग्लादेश के बारे में। नेपाल के बारे में भी पूछा गया है, आप अगर स्क्रॉल करेंगे सर एकदम एंड में तो आपको नेपाल और बांग्लादेश वाले क्वेश्चंस नजर आएंगे। ओके, yes, what should be our strategy to become superpower? Okay, Nepal has started certain activities as Indo-Nepal border. Is it part of China planned activities? Yes, okay, वो भी मैं क्वेश्चन लेता हूं। अभी तक बांग्लादेश ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया कभी। 1971 करने की हमको कोई जरूरत थी क्या? उसके वजह से पाकिस्तान ज्यादा नुकसान करने को उद्युक्त हुआ, ऐसा लगता नहीं क्या? ओके, अनलाइक चाइना एंड अमेरिका, we are dependent on other countries for our arms and ammunition, whereas China is developing all these on their own. That's true. And also they are exporting the arms and ammunition. Is it one of the main reasons China is 4 times ahead in terms of investing in defense area? बड़े महत्वपूर्ण ये तीनों प्रश्न मैं वहां पे लेने की कोशिश करता हूं। टू स्टार्ट विद इंडो नेपाल वाला इशू, एंड स्पेशली लास्ट कुछ दिनों में जैसे हमें पता है लिपुलेख, कालापानी एंड लिम्पियाधुरा, ये 3 जगह से जो है वादातीत इस तरह की जगह है, और इनको जो है नेपाल ने ऑफिशियली उनके पॉलिटिकल मैप में इंक्लूड किया है, और उनका कहना है कि ये भारत का हिस्सा नहीं है, हमारा हिस्सा है। रियलिटी ऐसी है कि लिपुलेख, कालापानी में से ऑलरेडी एक रास्ता भारत का पिछले साल ही हमने बनाया हुआ है, वो रास्ता चल भी रहा है और वो भारत के काबू में। सो 2 थिंग्स, नेपाल का कहना है कि वो एरिया हमारा है, मैप में वो दिखा रहा है, उसमें से बहुत सारा हिस्सा ऑलरेडी जो है भारत के काबू में है। दैट इज सेकंड पॉइंट। तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो आपका मुख्य प्रश्न है कि ये सारा करने के पीछे नेपाल को जो है चाइना ने हवा दी है क्या? द आंसर इज यस, बट इसके 2-3 अलग अलग एंगल है। पहली चीज हमने जो ध्यान में रखनी चाहिए कि यस, चाइना ने जो है इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए नेपाल में जो है उनके कुछ पावर प्रोजेक्ट्स में पैसा वहां पे इन्वॉल्व किया है। एक दूसरी महत्वपूर्ण चीज, वहां पे जो है इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए नेपाल को अपने एक तरीके से जो है इन्फ्लुएंस में लिया है, दैट इज सेकंड। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, वहां पे अभी जो प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली, ये इनकी और उनके गवर्नमेंट की ये सारी चाल है। अब थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, केपी शर्मा ओली गवर्नमेंट जो है, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, लेफ्ट आइडियोलॉजी वाला कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहां पे है, तो वो गवर्नमेंट जो है कम्युनिस्ट 2 अलग अलग तरह के जो पार्टीज है वो एक जगह पर आके ये गवर्नमेंट वहां पे बना हुआ है, जिसे हम कहते हैं प्रचंड दहल, जो 2016 में वहां पे प्रधानमंत्री थे और अभी के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। तो केपी शर्मा ओली और प्रचंड दहल ये एक जगह पर आए हैं और उनकी ये सरकार वहां पे है, कम्युनिस्ट है। इनकी जो अपोजिशन पार्टी है दैट इज नेपालीज कांग्रेस। ओके, अब ये कम्युनिस्ट होने की वजह से कम्युनिस्ट चाइना ने कम्युनिस्ट ये कॉमन थ्रेड, कॉमन लिंक वहां पे ली
और एक तरह का प्रेशराइजेशन पैसे के माध्यम से और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बोलो या कम्युनिस्ट लिंक के माध्यम से नेपाल के केपी शर्मा ओली को जो है वहां पे प्रेशराइज किया। बट अब खेल ऐसे हो रहा है कि प्रचंड दहल की जो है महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई है। इसकी वजह से इस केपी ओली शर्मा गवर्नमेंट के खिलाफ पॉलिटिकली ऑल्सो, क्योंकि ये बीच में का जो फ्रैक्शन है वो उसके खिलाफ जा रहा है। कुछ प्रोटेस्ट, कोविड को कंट्रोल करने में नेपाल गवर्नमेंट फेल हुआ, इसके लिए जो है सिविलियन प्रोटेस्ट वहां पे हो रहे हैं। और सही मायने में बात ऐसी है कि भारत भी जो है कुछ कच्चा खिलाड़ी नहीं है। हमारे डिप्लोमेटिक माध्यम से, हमारे जो है इंटेलिजेंस के माध्यम से वहां के जो मधेसीज है, जो प्रो इंडिया है, मधेसीज एज वेल एज नेपालीज कांग्रेस और इस तरह के कुछ फैक्शंस, उनको जो है बहकाने का काम हमने किया है, सो दैट जो एंटी इंडियन स्टैंड उन्होंने लिया था उसको रिवर्स करके एंटी चाइनीज स्टैंड टू सम एक्सटेंट हम कर सकते हैं क्या। बट अनफॉर्चुनेटली एज ऑन डेट नेपाल जैसा छोटा राष्ट्र जो बहुत जंप नहीं कर रहा था, आज ये सारे प्रॉब्लम में जो है भारत के खिलाफ उसने जो है इस तरीके से स्टैंड वहां पे लिया हुआ है। सेम इज ट्रू अबाउट भूटान। अब भूटान के बारे में जो है कुछ न्यूज वहां पे आई है कि उन्होंने पानी रोका है। वेरी फ्रैंकली, यानी जो ऑथेंटिक सोर्सेस से मैंने वहां पे पढ़ा है, ऐसा कहा जा रहा है कि दैट इज नॉट ट्रूथ। वो जो है वैसा कुछ सच नहीं है, ये सिर्फ न्यूज फैलाई जा रही है। पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, मान लो ऐसा पानी रोका भी गया है तो ये बहुत बड़ी घटना नहीं है कि भूटान जो है वो भारत के खिलाफ गया। अगर ये लद्दाख वाला इशू नहीं होता तो ऐसी, यानी आई शुड नॉट से, क्योंकि उसकी वजह से एक व्यक्ति का जो है गृह मंत्री पद गया था, बट बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी चीजें होती रहती है। भूटान एखादे नदी का पानी वहां पे रोकना, इसका जो है भूटान और भारत के रिलेशनशिप पे बहुत परिणाम होगा और भारत का बहुत बुरा हाल हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है। तो भूटान को हमने ये इशू को उतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। टू सम एक्सटेंट यस, नेपाल हैज टेकन एंटी इंडिया स्टैंड, बट ऑन ग्राउंड देखा तो हमारा बहुत कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। छोटी मोटी कुछ घटनाएं वहां पे हुई है, बट होपफुली अगर ये इशू को हम देखें, इसको ब्रॉडली हमने कंसिडर किए, तो मैं कहता हूं इट्स अ वार्निंग सिग्नल भविष्य के लिए। क्यों? क्योंकि भारत जैसे देश की डिप्लोमेसी की, इंटरनेशनल फॉरेन सर्विसेज की, हमारे ऑफिसर्स की ये बहुत बड़ी हार है। अगर नेपाल हमारे खिलाफ गया है तो आपने नेपाल को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, उसको जो पैसा चाहिए, उसको जो मदद चाहिए, जो प्रेशराइजेशन टैक्टिक चाहिए, ये प्रेशराइजेशन टैक्टिक आपके डिप्लोमेसी के माध्यम से आप नहीं कर सके। इसकी वजह से ही जो है नेपाल चाइना के पलड़े में अभी गया है। तो ये हमारी हार है डिप्लोमेसी की, ना कि आर्मी, मिलिट्री या डिफेंस फोर्सेस की। ये डिप्लोमेसी की बिल्कुल हार है। इट्स अ वार्निंग साइन और इससे जो है हमने सीखना चाहिए। कमिंग टू बांग्लादेश, 1971 में हमने उनको मदद करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? मुझे क्या लगता है, नॉट ओनली बांग्लादेश, इन जनरल, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू है, बाकी अलग अलग इसमें 2020 में बैठ के पीछे मुड़ के देखना और कहना कि 1950 में ये गलत था, 1970 में ये गलत था, 1990 में ये गलत था, 2019 में ये गलत था। इट इज वेरी इजी रिट्रोस्पेक्टिवली किसी भी चीज को एनालाइज करना। आज जो हमारे सामने परिस्थिति है, सिंपल एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कोविड-19 का मुकाबला, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, गलत यहाँ पे सरकार हो गया, वगैरह वगैरह। इट्स फाइन, यानी हर एक के अपने अपने मुद्दे वहां पे रह सकते हैं, कुछ सही भी चीजें होगी, कुछ गलत होगी, बट होके जाने के बाद 3 महीने पीछे मुड़ के देख के किसी को क्रिटिसाइज करना, ऐसा इशू जिसके बारे में किसी को भी पता नहीं था, इट इज वेरी इजी। सिमिलरली 1971 की जो परिस्थिति थी, रिट्रोस्पेक्टिवली सीइंग अलग अलग मुद्दे वहां पे आ सकते हैं, बट 1971 की परिस्थिति अगर हम देखें, 1965 में हमारा डियरेस्ट फ्रेंड एक बार आके भिड़ चुका है, 1947 में दूसरे बार, यानी 2 बार पाकिस्तान हमसे भिड़ चुका है। तो अगर हमें कोई मौका मिलता है तो हमने वो मौका क्यों छोड़ना चाहिए? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वहां पे ईस्ट पाकिस्तान, जो बांग्लादेश है उस वक्त का ईस्ट पाकिस्तान, वहां पे वी आर अ डेमोक्रेसी, हमने जो है उस वक्त की 3 दशक से जो है डेमोक्रेसी को हमने फॉलो किया। वहां पे कोई इलेक्शन के माध्यम से एक डेमोक्रेटिक पार्टी, बांग्लादेशी आवामी लीग, अगर जीत के आती है तो उसको सरकार बनाने का न्योता देना चाहिए, उसको सरकार चलाने देना चाहिए। वहां के वेस्ट पाकिस्तान में वहां पे फौज भेज के उस सरकार को बर्खास्त करना और वहां के लोगों के ऊपर अन्याय करना, ये तो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल के खिलाफ है। यह हमारा नेबरिंग नेशन है, लाखों लोग भारत में घुस रहे हैं, हमारे ऊपर जो है वो लायबिलिटी बन रहे हैं, उनका खाना पीना वगैरह वगैरह वो सारी चीजें हैं। तो हमारे सिक्योरिटी को धोखा है, हमारे आगे की जो है अर्थव्यवस्था को धोखा है, और ऑलरेडी पाकिस्तान की हरकत हमें पता है। इन सारी चीजों को देखते हुए अगर
हमने जो है पाकिस्तान के खिलाफ वॉर किया और बांग्लादेश को जो है हमने लिबरेट किया, तो मुझे नहीं लगता है कि उस वक्त हमने कोई गलत डिसीजन लिया था। बट यस, अगर वो निर्णय हमने लिया है तो उसको हमें एनकैश भी करना आना चाहिए। अगेन आई विल रिपीट, यहाँ पे जो है डिफेंस फोर्सेस की नहीं, हमारी डिप्लोमेसी की हार है। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, अगर आप आपके नेबरिंग नेशन को खुश नहीं रख सकते हो, आपके फेवर में नहीं कर सकते हो, और सारा चीज आप इस्तेमाल करो ना, साम दाम दंड भेद, एक्सटर्नल अफेयर्स में जो ये सारी चीजें चलती हैं, आप तो दुनिया के सामने उजागर नहीं होते हो। आपको आपका नेशनल इंटरेस्ट ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें वहां पे करनी चाहिए। तो यहाँ पे भी जो है अगर बांग्लादेश दूर जा रहा है, श्रीलंका दूर जा रहा है, नेपाल दूर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है हम कहाँ पे गलत हो गए, इसको हमने एनालाइज करना चाहिए और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश चाहिए। वो इमीडिएटली हमारे लिए धोखा नहीं है, बट चाइना जैसे, पाकिस्तान जैसे देश उनका फायदा लेके कुछ हद तक जो है हमें नुकसान जरूर पहुंचा सकते हैं। दैट वाज माय सेकंड आंसर। बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, एंड थर्ड थिंग, यस, बड़ा इंपॉर्टेंट, यानी एक मुद्दे को बोलते वक्त मैंने वहां पे जैसे कहा था कि आप कितनी देर तक युद्ध को खींच सकते हो, आपके सामर्थ्य के ऊपर वो डिपेंड है। चाइना के पास वो सामर्थ्य है, और हम सारी जो बातें कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान से लड़ेंगे, चाइना से लड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सारा किस आधार पर है? रशिया हमें मदद करेगा, रशिया हमें जो है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देगा, इजराइल हमें ये देगा, अमेरिका हमें जो है हेलीकॉप्टर्स देगा, हमें जो है ऑस्ट्रेलिया वो देगा। यानी हमारा जो सारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस इक्विपमेंट है, वो सारे दूसरों के भरोसे है। आज ये नेशन जो है आपके साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे हैं, कल चल के कुछ कारणों की वजह से अगर वो प्रो चाइना हो जाते हैं, मान लो सिर्फ इंडो चाइना की अगर हम बात करते हैं, वो अगर प्रो चाइना होते हैं, या मान लो वो न्यूट्रल स्टैंड लेते हैं, या वो डिले करते हैं, तो आपका सारा प्रिपरेशन जो है, जिस भरोसे आप थे, वो सारा प्रिपरेशन जो है पानी में चला गया। 1962 में भी हमने देखा, आ रहा है आपको जो है कोल्ड के खिलाफ जो है आपके सारे जो जैकेट्स, आपका सारा जो है सामान वहां पे आ रहा है। बेचारे हमारे सैनिकों को मिला ही नहीं, उनकी मृत्यु वहां पे कोल्ड इंजुरीज की वजह से हो गई। फॉरगेट अबाउट चाइना का फाइटिंग, कोल्ड इंजुरीज की वजह से। क्यों? क्योंकि वो साधन सामग्री आप वहां पे नहीं दे सके। सो आई एग्री, द बेसिक थिंग कि जब तक हम उसका इंडाइजिनेशन नहीं करेंगे, इन द सेंस भारत में ही जब तक हम मैक्सिमम ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट नहीं बनाएंगे, वो एक दिन में, एक साल में पॉसिबल नहीं, बट आने वाले दशक में जब तक हम वो सामर्थ्य प्राप्त नहीं करेंगे, और उसके लिए हमने 74% अभी FDI अलाउ किया है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, जब तक ये नहीं करेंगे तब तक जो है दूसरे के भरोसे पर ये सारी बातें करना गलत है। एक सेंटेंस सिर्फ यहाँ पे मैं कहूंगा, जो अलग अलग मीडिया चैनल पे भी मैं बिल्कुल कहता हूँ, मैं फर्मली बिलीव करता हूँ, अमेरिका की मदद, ऑस्ट्रेलिया की मदद, XYZ वगैरह सब ठीक है इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करने के लिए, बट अगर आपको युद्ध लड़ना है, अगर आपको खुद की रक्षा करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ खुद के भरोसे के ऊपर ही की जाती है। दूसरों के भरोसे पे ये मदद को आएगा, वो मदद क्या आएगा, इस तरीके से जो है राष्ट्र की सुरक्षा नहीं की जा सकती है। आपके आर्म्ड फोर्सेस, आपके पास का आर्म्स, एमिनिशन, इक्विपमेंट, इसके आधार पर ही, आपकी क्षमता के आधार पर ही आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में जो है निर्णय लेने चाहिए, ना कि किसी इंपोर्ट या डिपेंडेंस के आधार पर। बहुत बढ़िया। किसी के अगर क्वेश्चन होंगे तो अनम्यूट करके इमीडिएटली पूछ सकते हैं। सर कब से 10 बजे से बोले जा रहे हैं, थक भी गए होंगे, वैसे फौजी है, थकना तो नहीं चाहिए, लेकिन और किसी के और कोई क्वेश्चंस होंगे तो डायरेक्टली अनम्यूट करके पूछ सकते हैं सर को। हेलो सर, मैं जेबा हूँ। हेलो। यस, मैं सुनाई दे रहा हूँ। Sir, in all these circumstances, I want to ask this: what should the citizens of India, we should play our part on our side? हमें क्या करना चाहिए? ये सारी चीजें हैं, हम तो ये समझ रहे हैं, लेकिन हम देश हित के लिए क्या कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे ख्याल से जो है, क्योंकि हम में से हर एक तो जो है बाउंड्री पे नहीं जा सकता है, हम में से हर एक जो है वो पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकता है। सो एज ए इंडियन सिटीजन हमने क्या करना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सो मुझे लगता है पॉइंट नंबर 1, एक देश बोल के जो है हमने एक रहना चाहिए। यानी जो भी कुछ हमारी फौज कर रही है, जो भी कुछ हमारा सरकार कर रहा है, उसके साथ में हमने रहना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं खुद जो है बहुत सारे निर्णय, अभी के सरकार के भी बहुत सारे निर्णय जो है उसके बारे में मैं क्रिटिक हूं, उनका क्रिटिक हूं, बट ये सही समय नहीं है। याद करो 1999 में जब कारगिल का वॉर हुआ, पूरा देश एक साथ वहां पे था, हमने जो है पाकिस्तान को मात दी, और उसके बाद में कारगिल रिव्यू कमेटी आई, फिर हमने देखा कि अरे हमने तो जो है कई सारी खामियां थी, ये था वो था, बहुत सारी कमियां थी। मैं अभी कहता हूं कि चाइना के खिलाफ एक साथ आवाज में
वो अपोजिशन हो, वो गवर्नमेंट हो, वो हर एक व्यक्ति हो, हमारे फौज के साथ, हमारे सरकार के साथ दृढ़ता से हमने रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, सो नो क्रिटिसिज्म एट दिस स्टेज, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो फौज में जा सकते हैं, वहां पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो तो आप कर ही सकते हो। पॉइंट नंबर 3, सबसे महत्वपूर्ण चीज, इट इज वेरी इजी टू से बैन चाइना प्रोडक्ट। एक क्वेश्चन भी मैंने वहां पे देखा था कि जो है सेंटिमेंट वाइज 100% बैन चाइना प्रोडक्ट, नो डाउट अबाउट दैट, और पॉसिबल है, हमने वहां पे करना ही चाहिए। बट सचमुच में चाइना जो है, चाइना का पंगा भारत से ये टिकटॉक वाला पंगा नहीं है, ये स्मार्टफोन वाला पंगा नहीं है, ये ग्वादार पोर्ट वाला पंगा नहीं है। चाइना हमारा स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिटर है, और इस स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिटर को हमें अगर चैलेंज करना है तो कॉम्प्रिहेंसिवली ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 10 ईयर्स, 15 ईयर्स चैलेंज करना पड़ेगा। और जैसे बात करते वक्त हमने कहा, इंटरनेशनल प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस वगैरह वगैरह, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। सो एज एन इंडिविजुअल मैंने क्या करना चाहिए, सिर्फ जो है वो पुराना वाला चाइना का फोन फेंकने के बजाय और मुर्दाबाद मुर्दाबाद बोलने के बजाय, अगर मैं इंजीनियर हूं या जिस तरीके से मैं मेरे राष्ट्र निर्माण में अगर कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, अगर मैं इंजीनियर हूं, तो मैंने जो है खुद को इस तरीके से डेवलप करना चाहिए कि मैं कुछ इनोवेशन कर सकता हूं क्या, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकता हूं क्या, भारत के जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए उसमें मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं क्या, मेरे देश की जीडीपी बढ़ जाएगी, मेरे देश के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मैं वहां पे जो है कंट्रीब्यूट करूंगा, मैं जो है कहीं ना कहीं साइंटिस्ट बन जाऊंगा, अच्छा डॉक्टर बन जाऊंगा। यानी मेरा तो डेवलपमेंट है, लेकिन मेरे राष्ट्र के निर्माण में किसी भी एंगल से अगर मैं कंट्रीब्यूट करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा देश जो है मजबूत बन जाएगा। मेरा देश मजबूत बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली पावर रिस्पेक्ट्स पावर, और पावर जो है सिर्फ मिलिट्री पावर नहीं होता है, जैसे हमने बार बार कहा है, पावर इज इकोनॉमिक पावर, पावर इज इनोवेशन वाला पावर, पावर इज टेक्नोलॉजिकल पावर, पावर इज मिलिट्री पावर, अलग अलग एंगल्स है। तो इस पावर को बढ़ाने के लिए, इस माइंड को बढ़ाने के लिए एज एन इंडिविजुअल हमने कंट्रीब्यूट करना चाहिए टू द नेशंस कॉज, टू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमने अल्टरनेटिव बनाना चाहिए, सिर्फ वो चाइना का मोबाइल फोन भेजने के बजाय, फेंकने के बजाय, अगर हम ऐसा कुछ कर सके कि उसका तगड़ा अल्टरनेटिव मेरे पास है, देखने की भी जरूरत नहीं चाहिए। आज मैं जो है क्यों लेता हूं, क्योंकि वही क्वालिटी अगर मुझे 5,000 में मिलती है तो मैं 10,000 क्यों खर्च करूं। सेंटिमेंटली आज ठीक है, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद में जो है ये सेंटिमेंट डाई डाउन हो जाता है। सामान्य जनता जो है, यानी हम देखते हैं, मैंने कई जगह पे देखा, रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक टीवी, अर्नब गोस्वामी दूसरे को बोलने ही नहीं देता है, वहां पे जो है बड़ी बड़ी बातें वहां पे करता है। ओके, बैन चाइना, बैन चाइनीज प्रोडक्ट, नीचे स्पॉन्सर्ड बाय वीवो, ऐसे कैसे स्पॉन्सर्ड बाय वीवो, स्पॉन्सर्ड बाय रियलमी, और यहाँ पे बात तो जो है बड़ी बड़ी करनी है। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म खोजने चाहिए कि हम अल्टरनेटिव, स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव कैसे बढ़ाएं, हम जो है राष्ट्र को कैसे मजबूत वहां पे करें, ये हम करें। एंड 100% जो है जहां पे पॉसिबल है, वी कैन ऑलवेज फाइंड द अदर अल्टरनेटिव रादर देन द चाइनीज प्रोडक्ट। ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, बट सिर्फ चाइना बोल थैंक यू। और कोई किसी का क्वेश्चन, और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर जी नमस्ते। हेलो हेलो। हाँ, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर लेने के लिए भारत के सामने क्या कठिनाइयां हो सकती? एक तो जो है स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल पावर, साइमल्टेनियसली उसको जो है, जो न्यूक्लियर मिसाइल कैपेबिलिटी पाकिस्तान की है उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई सरप्राइज एलिमेंट हमें वहां पे करना है कि एक तरीके से जो है वो उसके न्यूक्लियर मिसाइल्स का पूरे तरीके से इस्तेमाल कर ही ना पाए, एक चीज। एंड सेकेंड थिंग, लिमिटेड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज, यानी जो है रादर देन उसको फुल फ्लेज्ड वॉर में कन्वर्ट होने के पहले ही हमारा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को जो है साध्य करके हमने आगे बढ़ना चाहिए, रादर देन टेकिंग पूरा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या है, बहुत सारा, वेदर इट इज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या टू सम एक्सटेंट अक्सई चीन, अगर हम देखेंगे तो वहां पे कुछ जो है बहुत सारे लोग रहने की वहां पे जगह नहीं है, या बहुत कुछ इकोनॉमिकली प्रॉस्परस ऐसा जोन वहां पे नहीं है, बट स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट हाइट्स बोलो या स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशंस, ऐसे अगर कुछ हम हथिया पाए तो पूरा का पूरा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी नहीं आया तो भी मेरे ख्याल से चलेगा। और अगर हम ऐसा कर पाए तो वो करना क्यों पॉसिबल है, जिसे हम कह सकते हैं लिमिटेड स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटीज में। फुल फ्लेज वॉर हम करेंगे तो पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है, फुल फ्लेज वॉर अगर हम करेंगे तो चाइना भी न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर पावर के साथ जो है इस तरह का फुल फ्लेज वॉर कोई भी नहीं कर सकता है, या उसके जो परिणाम है वो बड़े घातक है। बट लिमिटेड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज, सरप्राइज एलिमेंट और
कुछ समझने से पहले ही हमने हमारा काम जो है हासिल कर लेना है। ऐसा अगर हम कुछ कर पाएंगे जिसके लिए पॉलिटिकल विल पावर लगेगा, एंड सर्टेनली द इंडियन आर्म फोर्सेस दे आर केपेबल। एक सिंपल एग्जांपल, बालाकोट एयर स्ट्राइक में हमने क्या किया कि पता चलने से पहले मार के जो है वापस भी आ गए। बड़ा यानी रिस्ट्रिक्टेड, बड़ा छोटा सा ऑपरेशन वहां पे था, बट इफ दैट कैन बी डन विद अ क्लियर ऑब्जेक्टिव, वही मैंने चीज कही कि आपके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव एंड टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव क्लियर चाहिए कि एग्जैक्टली हमें क्या हासिल करना है। अगर एस्केलेट होता है तो हमारे पास क्या अल्टरनेटिव है, और भगवान ना करे अगर फुल फ्लेज वॉर होता है तो जो कुछ नुकसान होगा उसके लिए हम तैयार हैं क्या। ये सारा सोच के इफ द आंसर कम्स यस, देन द पॉलिटिकल विल पावर के साथ में जो है हम आगे वहां पे जा सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता है कि आने वाले कुछ सालों में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का कुछ हिस्सा अगर भारत में दिखे तो जो है हमें कुछ अचरज वहां पे नहीं लगना चाहिए। दैट इज डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ चाइनीज ऑक्यूपाइड कश्मीर, बट पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यस घुस के मारेंगे है, वो जो है क्वाइट पॉसिबल है। सर मेरा एक क्वेश्चन था, आपने ड्यूरिंग Thank you, आपके sir. पूरे कन्वर्सेशन में आपने ये कहा क्या ऑन स्पॉट या बॉर्डर पे तो कोई जर्नलिस्ट खड़ा नहीं है या जो आपको रिपोर्ट ग्राउंड लेवल की दे नहीं रहा है, तो बीइंग अ सिटीजन हमने कौन से न्यूज पे रिलाई करना चाहिए कि एग्जैक्टली बॉर्डर पे हो क्या रहा है और क्या करना चाहिए, या पर्टिकुलरली गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या ले रहा है बॉर्डर्स के सिक्योरिटी के लिए? यस, इसके 2-3 एंगल्स हैं मेरे ख्याल से। जो है यस, ये तो सच्चाई है कि वहां पे जो है कोई जर्नलिस्ट नहीं है एंड सरकार भी कम दे रहे, तो सरकार का ये अप्रोच है कि नीड टू नो बेसिस। अगर सरकार का ये कहना है कि बी एश्योर्ड, ना कोई आया है, ना कोई हमारी पोर्ट कैप्चर हुई है वगैरह वगैरह वगैरह, बट उन्होंने काफी सारी जो है एम्बिग्युइटी वहां पे क्रिएट करके रखी है। बट इस मोमेंट पर सरकार को लगता है कि इतनी जानकारी हमने देना चाहिए। होपफुली आने वाले समय में सरकार और भी जानकारी हमारे साथ शेयर करेगा, और जैसे मैंने कहा हु नोज, शायद सरकार का और भी कुछ प्लान हो, इसकी वजह से जो है कुछ जानकारी वहां पे छुपा के रखी होगी। एक पॉइंट। दूसरा जो महत्वपूर्ण वहां पे पॉइंट है कि मान लो 2 मिनट के लिए, जिस चर्चा के लिए मैं कह रहा हूं कि 2 मिनट के लिए मान लो हमें सही सही जानकारी भी वहां की मिल जाती है कि हमारे 10 मारे गए, उनके 20 मारे गए, हमारा इतना एरिया चला गया, हमने उनका इतना एरिया ले लिया, वगैरह 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 वगैरह। कुछ पॉजिटिव चीजें होगी, कुछ निगेटिव चीजें होगी। सचमुच में ऐसा क्या हासिल होने वाला है इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, इन टर्म्स ऑफ आउटपुट? क्योंकि वहां पे डील किसको करना है? वहां पे डील करना है ऑन द ग्राउंड जो आर्म्ड फोर्सेस है उसको, वहां पे डील करना है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, उसकी अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी लेना है भारत सरकार को। भारत सरकार मुस्तैद है, वहां का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑलरेडी दूसरे देशों के साथ संपर्क में है, उनके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ संपर्क में है। आर्म्ड फोर्सेस को जो है सो कॉल्ड लोकल कमांडर्स को जो है वो पावर दिए हुए, यानी जो जो कोई एक्शन करनी है वो तो एक्शन के लिए ऑलरेडी सरकार जो है वो हरकत में है। वहां पे जो कुछ लगा सकते हैं, वहां पे हमारी फौज, हमारा एयरफोर्स ऑलरेडी वहां पे आउटपुट वाइज जो कुछ होना है उसके लिए तो हमने उनको प्रिपेयर करके रखा हुआ है। हमने बोल के वहां पे जो है एस्केलेशन हम जिसे कहते हैं, या दबाव, सरकार के ऊपर का दबाव और फौज के ऊपर का दबाव, जो लोगों का जो दबाव वहां पे होता है, या जिसे हम कह सकते हैं कि ओवरऑल नेशनल साइकी, उसका दबाव लेके जो है आगे के हमारे जो अलग अलग पॉइंट्स है उसको हम कॉम्प्रोमाइज वहां पे क्यों करें? आउटपुट वाइज उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला है जानकारी देने से। इस मोमेंट पर नीड टू नो बेसिस पे जो है जानकारी वहां पे होनी चाहिए, और शायद भविष्य में जो है और भी ज्यादा जानकारी है। एंड चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, शायद कुछ आगे का जो है महत्वपूर्ण प्लान होगा, उसके लिए जो है इस मोमेंट पे नहीं दिया होगा। यानी आई एम क्यूरियस, मुझे इस प्रश्न का पहले दिन से उत्तर वहां पे नहीं मिला कि अब जो है वैसे कुछ चीजों के लिए, यानी मैं सारी दुनिया जैसे कहती है वही नहीं कहता हूं। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल, बहुत सारे लोग जो उनके फैन है, और कुछ चीजों के बारे में ये होना भी चाहिए, बट जो है यानी हर एक चीज जो एनएसए अजीत डोवाल करते हैं वो बिल्कुल बराबर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वेयर इज एनएसए अजीत डोवाल? हमें जो है यानी ऑलमोस्ट मैं कहूंगा कि अप्रैल या मई के स्क्रिमिसेस से लेके आज तक मैं उनका स्टेटमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, बट कहीं ना कुछ तो जो है उनके साइड से आना चाहिए था, बीइंग अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। जस्ट आपके जानकारी के लिए, हायर डिफेंस मैनेजमेंट हम जिसे कहते हैं, फौज निर्णय नहीं ले सकती है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है। हायर डिफेंस मैनेजमेंट में वहां पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, ये 3 बड़े महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग वहां पे हुई जिसमें ऑफ कोर्स एनएसए है, वहां पे जो है बाकी कंपोनेंट की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है हरकत में है, उनके स्टेटमेंट आए, बट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ना हमें कहीं दिखे, ना उनका क्या एग्जैक्टली चल रहा है, पता होना जरूरी नहीं। बट
2 महीने में, 2.5 महीने में कहीं पे भी कुछ नहीं है, तो कुछ वहां पे खिचड़ी पक रही है, या उनके साइड से कुछ गलतियां हुई है, वगैरह वगैरह वगैरह। आने वाला समय ही वहां पे बताएगा। सर जैसा आप कह रहे थे कुछ सरप्राइज भी आ सकता है, तो हम होप करते हैं कि कुछ सरप्राइज भी आएगा, बड़ा कुछ आएगा। और किसी के कोई क्वेश्चन है तो जरा रैंडमली फटाफट अगर 2-3 क्वेश्चन एक कंटिन्यू में एक 1 बाय 1 अगर पूछ लेंगे तो सर सम अप करने में वो क्वेश्चंस लेके सम अप कर सकते हैं। जिसको भी क्वेश्चन पूछना है हेडफोन का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपका आवाज सही आएगा। सर जी, क्या भारत का कम्युनिज्म चाइना की कठपुतली है? भारत का और कोई कम्युनिस्ट लेफ्ट पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हो सर आप? या नक्सलाइट एंड कम्युनिज्म एक्सेट्रा। यस, नक्सलाइट तो 100% है। आई वुड से नक्सलाइट 100%, क्योंकि अगर आप यानी लेफ्ट अगर हम देखेंगे तो एक तो जो है लेफ्ट की विचारधारा, और दूसरा जो कहता है दूसरा जो है दैट इज लेफ्ट का वायलेंस। सो ऑफ कोर्स ये जो नक्सलिज्म वाला या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है वो तो पूरी तरीके से चाइना से स्पॉन्सर्ड है। आर्म्स एंड एमिनेशन आते हैं और उनकी विचारधारा ही माओ जेडोंग का जो है कि रिवोल्यूशन हैपेंस, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन हैपेंस थ्रू द नोजल ऑफ गन, इसके आधार पर ही उनकी सारी विचारधारा है। तो नक्सलिज्म तो 100% चाइना से प्रेरित है। बट हमारी जो डेमोक्रेटिक लेफ्टिस्ट पार्टीज है, फिर वो सीताराम येचुरी की पार्टी हो, सीपीआई पार्टी हो, तो उनके ऊपर इतना बड़ा सारा आरोप लगाना कि वो जो है चाइना से विचारधारा हो सकती है, इन द सेंस कि लेफ्ट सोशलिज्म की विचारधारा हो सकती है, बट वो चाइना से मिले हुए हैं, ये कहना ये कहीं ना कहीं गलत है। लेट मी टेल यू इनफॉर्मली, यानी मेरा इसके कहना है ऑन अ लाइटर नोट, मेरे ख्याल से जो है ये लेफ्टिस्ट वाली जो है आइडियोलॉजी आज रिलीवेंट भी नहीं है और वो अस्तित्व भी नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं? आज के जो लीडर है सीताराम येचुरी, प्रकाश करात, बृंदा करात, ओके, एबी बर्धन, वो नहीं रहे। मान लो ये 3 महत्वपूर्ण मैं लोगों के नाम वहां पे लेता हूं, आज लेफ्ट के जो है ये टॉप के लीडर है। बात आप लेफ्टिज्म की लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के करते हो, सोशलिज्म की करते हो, ओके, वो शबनम वगैरह उसकी सारे करते हो। इन तीनों के बच्चे कहां पे पढ़ रहे हैं जी? और इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, वो भारत में नहीं पढ़ रहे। कोई सोशलिज्म वाला वहां पे काम नहीं कर रहे। कैपिटलिज्म वाले जो कंट्रीज है, कैपिटलिस्ट कंट्रीज जो है, जो सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड का हिस्सा इनके बच्चे हैं। इतने ही अगर ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से प्रेरित है तो क्यों अपने बच्चों को जो है इस प्रवाह में उन्होंने नहीं लाया? मरने के लिए उनको नक्सलाइट चलते हैं, वहां पे आदिवासी लगते हैं, लेकिन अपना अच्छा करने के लिए जो है उनके बच्चे वहां पे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ पॉलिटिक्स वहां पे कर रही है आज के कंटेक्स्ट में। और नक्सलिज्म तो यस 100%, मैंने जैसे कहा एंटेंगलमेंट, चाइना की तो वो पॉलिसी रही है। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ, हेलो, ये अपने को इजरायली एटीट्यूड ही अपनाना पड़ेगा ताकि हम लोग सबसे सारे दुश्मनों से घिरे हुए ही रहने वाले हरदम। तो अपने को इजरायली एटीट्यूड ही काम करेगा, ये मेरा मानना है। सर आपका सेंटिमेंट बिल्कुल बराबर है, और वही मैं थोड़ी देर पहले बात करते वक्त कहा कि जो मैं कहता था कि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल पावर, स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव, जैसे पीओके के प्रश्न के बारे में मैंने कहा, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, आपका बिल्कुल बराबर कहना है सर। बट यानी सडनली जो है अब तक हमारा एक अप्रोच था और सडनली उस तरह का अप्रोच चेंज करना एक बात, और उसके जो है कोलैटरल डैमेज भी होता है सर। यानी बहुत सारे हमारे दोस्त राष्ट्र जो है वो हमसे दूर भी जा सकते हैं, बाकी भी चीजें होगी, बट दूसरों के बारे में सोचने के बजाय आपका हित क्या है, आपकी इमीडिएट प्रायोरिटीज क्या है, उसके ऊपर ध्यान देके जो है भारत ने निर्णय लेना चाहिए। और एक जो है बड़ा स्ट्रांग विचारधारा है कि अब वो टाइम आ गया है कि यू हैव टू बी एग्रेसिव, यू हैव टू बी लाइक इजराइल। दूसरा दुनिया क्या कहना है वो कहे, जो है बैंग ऑन टारगेट अटैक, जो भी कुछ होगा वो देखा जाएगा। इस तरह की आइडियोलॉजी मानने वाले भी बहुत सारा वर्ग है सर, बिल्कुल है। घनश्याम सर से कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं अभी। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ लीजिए। पाकिस्तान की पॉलिसी है लैक पॉलिसी, नो फर्स्ट यूज, वो अपने लिए डेंजरस क्यों है? पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं है नो फर्स्ट यूज, इट इज आर पॉलिसी। यानी जो न्यूक्लियर मिसाइल्स है वो हम जो है खुद होके पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं डेटरेंस वैल्यू। डेटरेंस यानी क्या होता है? एक एग्जांपल मिलता हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ा हूं और यहाँ पे जो है मेरे खिलाफ जो है 100 लोग आ गए, मुझे मारने के लिए 100 लोग आ गए।
मैं क्या करूंगा, अकेला तो 100 लोगों को जो है मैं भीड़ नहीं सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, मेरी जो है रिवॉल्वर वहां पे निकालूंगा, पिस्टल मैं निकालूंगा और ऐसे जो है यहाँ पे करूंगा, मार दूंगा। इस पिस्टल में, इस रिवॉल्वर में मान लो मेरे पास सिर्फ 6 गोलियां हैं, लोग कितने हैं वहां पे जो है 100 लोग हैं। जैसे ही मैं पिस्टल निकालूंगा, मार दूंगा, हाँ करूंगा, तो वैसे के सारे के 100 लोग जो है वहां पे भाग जाएंगे। यानी दिस पिस्टल हैज एक्टेड एज अ डेटरेंस, करेक्ट। यानी सचमुच में मैं मारूंगा तो 6 ही लोग मरेंगे, 100 के 100 लोग नहीं मरेंगे, लेकिन इसके डर की वजह से जो है मुझे जो हासिल करना था, साध्य करना था, वो जो है मैं हासिल कर पाऊंगा। सिमिलरली भारत मानता है कि न्यूक्लियर मिसाइल्स, हमने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, हमने न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाए हैं, बट न्यूक्लियर मिसाइल्स हमने किसी को मारने के लिए नहीं बनाए, हम किसी का नुकसान नहीं करना चाहते, हम मानने वाले हैं, जिसे हम कह सकते हैं यानी वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा विश्व ही हमारा घर है, हम किसी का नुकसान नहीं करना चाहते, हम अहिंसा वाले हैं। लेकिन हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तो हमारे पास दूसरा पर्याय नहीं है, तब जाके जो है हम न्यूक्लियर मिसाइल चलाएंगे। दैट्स व्हाई नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे किसी के खिलाफ, लेकिन कोई हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा तो खुद के डिफेंस में, सेल्फ डिफेंस में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया एक पार्ट। बट दूसरा पार्ट, आपका प्रश्न बिल्कुल बराबर है, और जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही जैसे कहा कि नाउ द टाइम हैज चेंज्ड। 1947 का भारत और 2020 का भारत, हमारे सामने भारत की सुरक्षा के मद्देनजर जो प्रश्न है वो प्रश्न अलग है, रिस्क हमारी बढ़ी हुई है, और इसको सबको ध्यान में रखते हुए नो फर्स्ट न्यूक्लियर यूज की पॉलिसी, उसको कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत आई है। और मुझे लगता है आने वाले कुछ समय में, कुछ सालों में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो है एक फर्म स्टैंड इसके बारे में लेगा, और शायद ये डाइल्यूट हो जाएगा नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, बट एज ऑन डेट नो फर्स्ट यूज पॉलिसी ऑफ न्यूक्लियर मिसाइल्स इज देयर। मेरे हिसाब से सभी के क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगर किसी का कोई अगर क्वेश्चन है तो आखिरी के बस 1-2 मिनट में आप पूछ सकते हैं। हेलो। यस सर, मेरे हिसाब से हमारे पास अभी 2 थ्रेट है, एक तो जो चाइनीज थ्रेट है बाहर से, और एक इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपना प्रोपेगेंडा चला रही है। जैसे वो लोग एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस डाल रहे हैं कि आपको पहले ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। तो इस टाइम पे क्या ये सही टाइम है ये सब चीज डिस्कस करने के लिए, या सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ खड़े होकर ये इशू फेस करना चाहिए? 100% सारे पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ खड़ा होना चाहिए। मैं थोड़ी देर पहले कि एक इंडिविजुअल बोल के, एक भारतीय नागरिक बोल के क्या करना चाहिए, उस वक्त भी मैंने ये एरिया वहां पे कवर किया। और मैं कहता हूं ना कि यानी अगर ये इंसिडेंस हुआ है तो ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जो है 100% बराबर किया और फिर भी यहाँ पे हो गया, कहीं ना कहीं खामियां रही है, त्रुटियां जो है वो जरूर रही है। बट दिस इज नॉट द टाइम कि क्या गलत हुआ है, फिर ऐसा ही क्यों किया, वैसा ही क्यों क्या किया, जरूर हम क्वेश्चन वहां पे उठाएंगे, बट ये इशू पहले सॉर्ट आउट होने दो। जिसे हम कहते हैं प्रायोरिटी अभी ये है कि इस इशू को हम सॉल्व करें, इसका कुछ सॉल्यूशन निकालें, और उसके बाद में फिर कमेटी बनाई जाएगी, पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा, जितना डेप्थ में हम जाना चाहते हैं विपक्ष उतना डेप्थ में वहां पे जाए। बट दिस इज 100% नॉट द करेक्ट टाइम। हम पूरे फौज के साथ, पूरा देश बोल के जो है हमने एक तरह का ऐसा प्रेशर, इंटरनेशनल भी होना चाहिए और डोमेस्टिक प्रेशर ऐसा बनाना चाहिए कि जिसके माध्यम से हमारा मोरल ऑफ द ट्रूप्स और जो डिसीजन मेकर्स है उनका जो है हाई वहां पर है। तो दिस इज नॉट द टाइम फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज टू क्रिटिसाइज, सपोर्ट, बट एट राइट टाइम बिल्कुल किसी भी सरकार को वहां पे छोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल प्रश्न वहां पे पूछना चाहिए, जो कुछ कमियां रही है इंटेलिजेंस में, बाकी प्रिपेयर्डनेस में। तो मैं अभी सबकी ओर से आपको वोट ऑफ थैंक्स में ज्यादा फॉर्मेलिटी में न जाते हुए, आपने बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी। इस वजह से बहुत सारी चीजें हमको नहीं मालूम पड़ी, कुछ नए वर्ड्स भी मालूम पड़े, हाइब्रिड एंड ऑल, जो कुछ हम सीट्स में यूज करते थे वैसे ही हमको इसमें भी कुछ मालूम पड़े। थैंक्स अ टन सर, आपके वजह से हमको बहुत कुछ हमारे डायरी में, डिक्शनरी में और नॉलेज में इंफॉर्मेशन मिली है। थैंक्स अ टन। और अगर दोबारा भी कभी कुछ ऐसा इशू रहा तो हम आपसे इंटरेक्ट करने के लिए फिर से गुहार लगाएंगे और फिर से आपको ये करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। आपका ईमेल आईडी वगैरह मिल सकता है क्या सर? मेल आईडी, मोबाइल नंबर? विद आपकी परमिशन से 2 चीजें, ईमेल आईडी भी मैं बताता हूं और मेरी वेबसाइट है, पर्सनल वेबसाइट www.satishdhage.com। तो उसके ऊपर मेरे बहुत सारे कुछ आर्टिकल्स, मेरे बहुत सारे वीडियो, अलग अलग चीजें जो है मीडिया में की, और कुछ आर्टिकल्स रिलीवेंट आपके रिलेटेड भी कुछ अलग अलग आर्टिकल्स एंड
मीडिया वाले क्लिप्स आपको वहां पे मिलेंगे satish.com में, और वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी है, मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर भी है, सारे जो है मेरे कॉन्टेक्ट वाले एवेन्यूज आपको वहां पे satish.com से वहां पे मिल जाएंगे, तो उसके माध्यम से भी हम टच में रह सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर चलो, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।